हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आज की पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम लाहौर इज हेयर. हिज नेम इज अली आफ्ताब सईद. बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, बहुत अच्छे सैटरिस्ट भी हैं. उनका बहुत ज़बरदस्त शो आता है माहौजारियाँ के नाम से और उनकी बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर. म्यूजिशियन तो वो हैं ही. तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की. म्यूजिक हो गया, बॉलीवुड हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हमारी ब्यूरोक्रेसी के बाबू हो गए, बसंत हो गई, लाहौर कराची वॉर हो गई. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही. तो ये वीडियो देखिए एंड आई होप यू गाइस एंजॉय. अली, क्या हाल है? मजे में. गुड टू हैव यू मैन. फाइनली यूर वन ऑफ द पीपल जो मेरी बड़ी सख्त ख्वाहिश थी टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट, बट मेरी लिमिटेशंस थी लॉजिस्टिक्स. बट फाइनली अब वो लॉजिस्टिक्स कम हो गई हैं थैंक्स टू माई पेट्रन्स. दैट हैज़ इनेबल्ड कि भाई अब हम लोगों को फ्लाई इन करके भी बुला सकते हैं. और अभी अभी परवेज़ हुद बॉय ने भी जो है अग्री किया है, तो उनको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह. तो थैंक यू मैन, थैंक यू फाइनली है. हाँ, हमने कई दफ़ा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की. मैं कराची आता था, जब तक तुम्हारी कॉल आती थी मैं निकल गया होता था क्योंकि मैं हमेशा किसी और की टिकट पे आता हूँ. तो आना जाना मेरे कंट्रोल में नहीं होता. हाँ. और परवेज़ हुद भाई का जिक्र किया तो परवेज़ हुद भाई एक अजीब सी आदत है उनकी, और मैं जिससे बहुत मुतासिर हूँ. वो क्या है? वो ये है कि आप परवेज़ हुद भाई को जानते हो नहीं जानते, आप उनको ईमेल भेज दो, वो रिप्लाई करेंगे. रियली? अच्छा. हाँ. वो बिल्कुल जैसे वो होते ना कि जी जवाब तो देना है. हाँ. वो वाले वो जनरेशन हाँ. है कि सवाल आया जवाब तो देना. हाँ. बुआ तो खोलना है. और क्या चल रहा है आजकल भाई लाइफ में? मैं जुनेद अकरम बनने की कोशिश कर रहा हूँ. यूट्यूबिंग शुरू की है. ओह दैट्स नाइस. हाउ इज दैट गोइंग? बहुत अच्छा. मतलब स्लो बट स्टेडी. और वो मतलब मैं हैरान हूँ, लोग पेट्रन बन रहे हैं, ना सिर्फ मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर. दैट्स गुड. जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो किसी और तरीक़ों से जैज़ कैश, इजी पैसा, उससे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं. मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कल्चर पाकिस्तान में आ चुका है कि हमने पेट्रन बनना है. नहीं, ये लोगों में बड़ी वो है कि लाइक दे रियली फील एम्पावर्ड कि यार देखें हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है. और मेरी भी कोशिश होती है कि पेट्रन्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्नॉलेज किया जाए. मैं भाई वीडियो के नीचे नाम भी लिखे हुए आ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी होते हैं. खैर, लोगों को ये बताएं यूट्यूब पे आप कर दे क्या हैं? मैं यूट्यूब पे ओरिजिनली प्लान तो था कि बस गाने आया करेंगे और ख़त्म. हाँ. फिर वो तज्जिए भी शुरू हो गए, तबसरे भी शुरू हो गए, फिर कॉमेडी भी शुरू हो गई. हाँ. तो अब एक चूचू का मुरब्बा है. हाँ. जो कि मैं दे रहा हूँ. कोशिश होती है कि 12 मसाले पूरे कर दिए जाएं. हाँ. तो कई दफ़ा कामयाब हो जाते हैं, कई दफ़ा नहीं होते. अगर आप पूछें कि मैंने सीखा क्या है, तो मैंने सीखा ये है कि लोग खुश नहीं होते. ओके. हाँ, अगर आप हफ्ते के 2 एपिसोड दो तो वो कहते हैं ये तो बहुत कम है. अगर आप हफ्ते के 5 दो तो कहते हैं बहुत ज़्यादा है. हाँ. फाइन बैलेंस नहीं मिल रहा. हाँ, ये आता है. वो फीडबैक मुझे भी अक्सर आता है कि यार हमें रोज़ चाहिए होता है, आप कुछ ना कुछ डाल दिया करें, कुछ नहीं तो लाइव ही आ जाया करें. फिर कुछ ये कहते हैं यार वो अभी पिछले वाले रह गए हैं तो आप डाल ही जा रहे हैं, तो थोड़ा सा होल्ड करें. क्योंकि वो ज़्यादातर लोग पॉडकास्ट सुनते हैं गाड़ी में, तो वो ख़ासतौर पे बाहर वाले, उनकी प्लेजर ड्राइव होती है, हाईवे अच्छी, रोडें अच्छी हैं, चला के निकले. यहाँ कड़ा किसने शारे फैसल पे मुझे सुनना है, वो उसका अपना ही बीपी हाई होगा बेचारे का. गर्मी अलग, फिर टेंशन अलग, बाइक वाला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. खैर, तो अली ये बताओ, यू स्टार्टेड एज अ म्यूजिशियन. आई मीन एज फार एज आई नो यू एंड वी गो बैक वे लाइक बहुत पहले. 2011 एग्जैक्टली सही आपने पिन किया. 2011 में. और बल्कि इसमें कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि असल में आप मेरे वाले साहब के दोस्त थे. हाँ. हमारी तो दोस्ती वाले साहब की वजह से हुई है. हाँ. सो मैं एक ग्रुप में होता था फेसबुक पे जहाँ पे बहुत सारे यूथी होते थे और मैं भी बहुत बड़ा यूथिया था. तो सो योर फादर एंड आई यूज्ड टू गो अलोंग रियली वेल, क्योंकि हम लोग एक साइड पे होते थे और फिर जो थोड़ा सा लिबरल्स जो थे, लिबरल्स वो दूसरी साइड पे होते थे, पीपल्स पार्टी सपोर्टर वगैरह, नताशा बीइंग वन ऑफ देम. सो आई वाज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल विद हर ऑफ कोर्स, मगर आई यूज्ड टू सी हर यू नो रियली बैशिंग द अदर पीपल. तो अंकल से वहाँ दोस्ती हुई एंड दैट्स हाउ वी मेट. तो लाहौर में एक होता था द नॉलेज फैक्ट्री, टी ब्लॉक. हाँ, टी ब्लॉक में ना, सबवे के साथ ही. तो आयशा आलम यूज्ड टू रन दैट. तो मैं यहाँ स्टैंड अप करता था. फिर मैंने सोचा है लाहौर लेके जाया जाए स्टैंड अप, और फिर वहाँ ओपन माइक था, आई वाज परफॉर्मिंग. आपने आलू अंडे पहली बार वहाँ परफॉर्म किया था.
व्हाट अ क्राउड मैन, बड़ा जबरदस्त मजे का रूम था वो। बहुत छोटा सा, बहुत लिमिटेड क्राउड, लेकिन वही चीज़ें अपनी प्रोडक्ट ले जाके टेस्ट कर लो। हाँ ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी मैंने 300 रुपये का टिकट अगर लिया है तो फिर मुझे आप जो है ना कुणाल कामरा का स्पेशल भी दें उसमें। ये कि आप जोक टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझते कि जोक ऐसे ही टेस्ट होते हैं। आई मीन आई कैन राइट अ जोक एंड इट्स फन इन माई हेड, बट मुझे तो टेस्ट करना है और मल्टीपल बार करना है। अच्छा इस ऑडियंस को अच्छा लगा, थोड़ा इधर भी टेस्ट करता हूँ। मगर हमारे ओपन माइक कल्चर नहीं है, फिर कहते हैं यार कॉमेडी आती नहीं है, आप उनको अलाउ ही नहीं करते। यू डोंट अलाउ देम टू फेल। आप समझते हो कि जी 300 में मैंने बंदा ख़रीद लिया है तो इसने मुझे जो है ना ज़रा राहुल सुब्रमण्यन या जो है ना ये सीन देना है। खैर इसमें वैसे एक और चीज़ है, और वो ये है कि मतलब इंडिया तो इस लिहाज से इवॉल्व हो गया है कि वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ होती है, मतलब वो आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, सबने मोबाइल निकाले होते हैं, खचा खच तस्वीरें खींच रही होती हैं, सब हो रहा होता है, और फिर वो भी पोज कर रहा होता है, फिर एकदम से कहता है शुरू करें, तो वो कहता है तो सारों के मोबाइल अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अब मतलब मुझे ये लगता है कि हम अब बात कर रहे हैं वो हम बुढ़े हो गए हैं ना करते, हम हमारी जो पहली मेमोरी निकलती है 16 साल पुरानी होती है। तो वो मतलब जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो, जहाँ पे आप कह रहे थे कि आप अपने जोक्स टेस्ट करने आए हुए थे, वो आप दूसरी जगह परफॉर्म ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो अगले दिन चढ़ गए थे यूट्यूब पे। अगर वो आज करो आप, बिल्कुल ऐसा ही है। एक ये भी वजह है दैट हैज डिस्करेज्ड मी। अब एक स्टैंड अप में अब वो वाला मज़ा नहीं आता। एक तो व्हाट डू यू जोक अबाउट एनी मोर। टीवी पे भी जो देख ले 2 ही जोक्स होते जो अभी आप आते हुए बता रहे थे, अगर आप बोलना चाहे तो खुद ही बोल दो। हाँ वो मेरे तो हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत इंसिस्ट किया 2 टीवी चैनल्स ने कि मैं शो शुरू करूँ वहाँ पे। मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की कि अब मेरा टेम्परामेंट ही नहीं रहा, पहले भी नहीं था। खैर वो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने पायलट रिकॉर्ड किए, और वो पायलट बहुत बुरे थे और उसमें उनका किसी का कसूर नहीं था। मैं अब हम शायद फ़नी नहीं रहे, टीवी वाला फ़नी। उसकी वजह ये है कि हमें थोड़ा सा यूट्यूब की आदत पड़ गई है, थोड़ा सा ज़रा खुला माहौल है। मतलब टीवी पे आप ना ये कर सकते हो ना वो कर सकते हो, एंड में आप काले को काला कह सकते हो और खुसरे का मजाक उड़ा सकते हो, इसके अलावा आप टीवी पे कुछ नहीं कर सकते। तो ओके हाँ ऑफ सीन है। अच्छा मुझे ये बताओ, सो मुरू वंडरफुल फ्रेंड, मुरू इज एसेंशियली अ म्यूजिशियन, बट और उसने बहुत कोशिश की म्यूजिक के थ्रू पेनिट्रेट करने की, एंड इज डन गुड फॉर हिमसेल्फ। लेकिन उसको एक पॉइंट पे ये लगा, और वो खुद कहता है कि मुझे कॉमेडी यूज़ करके म्यूज़िक बेचना पड़ा, कि मैं कॉमेडी करके मैं लाइमलाइट में आया, नज़रों में आया, और फिर मैंने ऑडियंस को ड्राइव किया कि मैं असल में म्यूजिशियन हूँ, ये मेरे गाने ये रहे। तो उसको ये रूट लेना पड़ा। एंड एसेंशियली आई सी दैट एज वेल विद यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यू स्टार्ट एज अ म्यूजिशियन, मैंने आपके रियाज भी सुने सुबह 8 बजे, मैली के घर बड़ा स्टे भी किया है, और सुबह आवाज़ आ रही होती थी रियाज की, बाकायदा उस्ताद आते थे। तो यूर दैट लेवल ऑफ अ म्यूजिशियन, बट यू हैव टू लाइक चेंज योर राउट। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? एक्चुअली मुझे इस बारे में तो इतना मसला नहीं है, मतलब मसला तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आलू अंडे आया तो उससे पहले मैं अपनी पूरी एल्बम बना चुका था। ओके। जो कि मैंने डंप की, और मैंने फिर उसके बाद कहा कि अब आइंदा से ये एल्बम वाला काम नहीं करना, सिंगल्स करने। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुझे एल्बम बनाने में लग गए कोई 5 साल, क्योंकि जो मैं नौकरी से कमाता था उसी में से घर का खर्चा निकालने के बाद जो बचता था वो एल्बम में जाता था। अब वो 5 साल में जब 10 गाने पूरे हुए तो आई एज ए म्यूजिशियन इवॉल्व, इक्विपमेंट इवॉल्व कर गया, स्टूडियोज़ इवॉल्व कर गए, सब कुछ। तो वो एक गाना दूसरे गाने से ही नहीं मिलता था। तो जिसकी बुनियाद पे वो एल्बम डंप कर दी गई। फिर मैंने दूसरा ये था कि मैं एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया था। मैंने एल्बम और न्यूज़ चैनल मैंने इकट्ठा ही शुरू किया था, और मैं हमेशा से म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन मुझे नौकरी न्यूज़ चैनल में मिल गई। तो मैंने बहुत बददिली से काम किया, वही बहुत साल काफ़ी शुरू के, क्योंकि मुझे म्यूजिशियन बनना था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पॉलिटिक्स का चस आना शुरू हो गया। तो वो फिर इवेंचुअली जब आलू अंडे आया तो वो तो एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो मुझे जिससे मुझे मोहब्बत थी। लेकिन उसके बाद भी जो सैटायर आए, वो मतलब उनका ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि मैं ये करूँगा तो चलेगा। वो ऐसी चीज़ें थी जो मेरे अंदर से निकली। और भी उनमें मेरा अकेले का नहीं, और लोगों का भी उसमें रोल है, लेकिन जितने की मेरी पार्टिसिपेशन है वो बड़ी दिल से थी। लेकिन
उसके बाद से मुझे एक चीज़ समझ आनी शुरू हुई, और वो ये है कि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ। ओके, और व्हाट डू यू मीन अच्छा, यू नॉट कमर्शियल इनफ? कमर्शियल इनफ का मसला नहीं है, फिर कमर्शियल होना तो एक अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। मसला ये है कि मेरा ये ख्याल है कि मेरी ही धुनें जब कोई और गाता है तो बेहतर गाता है। जब लोग जो एक प्रोफेशनल सिंगर होता है ना, उसकी जो एक अदायगी होती है, वो जिस ईज़ के साथ गाता है, वो जो एक्सप्रेशन लेके आता है, वो सारी चीज़ें वो हैं जो मेरे में कमी है उनकी। और मैंने बीच में, और ख़ास तौर पे मैं जो पार्ट इंजॉय करता हूँ म्यूज़िक का सबसे ज़्यादा, वो है धुन बनाना, और फिर उसके बाद उसका अरेंजमेंट थोड़ा बहुत सोचना कि किस तरह से ये आएगा। जिस वक्त मैं गा रहा होता हूँ उस वक्त मैं बड़ा तकलीफ़ में होता हूँ। ओके, तो फिर मैंने बहुत कोशिश ये की कि किसी तरह मैं भी कंपोज़र बन जाऊँ, कि मुझे गाना ना पड़े। और वो आपको पता है पाकिस्तान में अब तो शायद वही बात है कि बहुत चेंज आ रहा है, जिस तरह से हमने व्लॉगिंग की भी बात की और चीज़ों की बात की, तो अब शायद वो हो जाए। वरना यहाँ पे तो ये है कि आप सिंगर हो तो हो, वरना बैंड में किसी और तरह से भी कोई फ्रंट मैन हो तो हो, वरना फिर मतलब यहाँ पे आप उससे देखिए ना कि अरशद महमूद से बड़ा कंपोज़र कौन होगा। कितने लोग जानते हैं अरशद महमूद को, बट वो एक डिफरेंट जनरेशन तो जानती ही है ना। वो जानती है, लेकिन खैर इस तरह की एप्रीहेंशंस थी जिसकी वजह से मैं बाकायदा वो नहीं कर सका ट्रांजिशन। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ कि कर लूँ, कोशिश करता हूँ, अगर कोई जिंगल किसी का मिल जाए तो वो बना देता हूँ। इसीलिए पिछले कुछ अरसे से गाने आए भी नहीं, बनाए हुए हैं लेकिन आए भी नहीं। लेकिन ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, मौसीकी चल रही है। सही। और म्यूज़िक का ओवरऑल सीन कैसा लगता है आपको पाकिस्तान में? म्यूज़िक का ओवरऑल सीन अच्छा लगता है इस लिहाज से कि फाइनली बहुत सारे बच्चे आना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो जवानी थी उसमें आपको याद है कि गिन के 15 लोग होते थे जो आपको नज़र आते थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि 24 करोड़ की आबादी में 15 लोग हैं गाने वाले, ये नहीं हो सकता। तो वो जो सारी कदगनें थी, वो जो सारे ऊपर ढक्के लगे हुए थे, ग्लास सीलिंग टूटी है, वो टूटी है, बच्चे आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जाहिर है मतलब जो आप कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे थे ना, वो कमर्शलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स, अच्छी बात। सिर्फ जो वो है ना, मतलब यहाँ पे जो एक कल्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, और वो कल्चर फिर वही बात है कि जब आपके पास हों पैसे या आपके पीछे एक ब्रांड हो बड़ा, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वो कुछ भी क्या है कि वो हमारा जो एक हिंदी क्लासिकल म्यूज़िक या हिंदी फिल्म म्यूज़िक जो एक हमारा एक बैकग्राउंड है, उसमें होता ये था कि एक स्टूडियो होता था, और उस स्टूडियो में 400 अगर म्यूजिशियन है तो वो सुबह सूट टाई लगा के काम है या नहीं है उसने जाके, थंब तो नहीं होता था उस दौर में, लेकिन जाके रजिस्टर पे साइन करके बैठना है। ओके, सारा दिन उन्होंने कुछ ना कुछ बनाना है। और इसी तरह जब होता ये था कि जब कोई एक आ गया है गाना या फिल्म आ गई है व्हाटएवर, तो फिर वो जब उसका काम शुरू होता था तो फिर एक वो चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर का काम था अस्थाई अप्रूव कराना प्रोड्यूसर से या अंतरा अप्रूव करवाना, लेकिन वंस इट इज़ अप्रूव्ड और जब उसके अरेंजमेंट में बैठे हैं तो कई दफ़ा वॉलंटिस्ट भी आ जाता होगा कि ज़रा सर ये पीस चेक करें कैसा लग रहा है। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, और वो उसने शायद एक पहले कोई और पीस दिया होगा, उसने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, फिर एक और आ गया सर चेक करो। अच्छा, अब वो मसला ये है कि इस सब एक्सरसाइज से हो क्या रहा है कि 400 एम्प्लॉई है अगर उस स्टूडियो का, तो उस एक गाने में 400 लोगों का दिमाग जा रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, और ये मतलब ये नहीं है कि आज से हो रहा है, मतलब जब से हम होश संभाला है तब से ये हो रहा है कि हम 2 लोग बैठ के स्टूडियो में अरेंज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो एक बुला लिया है सेशन प्लेयर को। सही। तो 400 दिमाग वर्सेस 1 या 2 या 3 दिमाग। तो मतलब एक प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, एक आप बैठे हुए हो जिसका गाना है, एक आपने कोई सेशन प्लेयर मंगवा लिया, तो ये एक फ़र्क है। लेकिन फिर वही बात है, हम देखते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म्स के गाने हैं वो आज भी पुराने उस पे बन रहे हैं तर्ज पे। वो पुरानी तर्ज क्या है कि जितने म्यूजिशियंस हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैम हो रहे हैं गाना बनने से पहले। मतलब आप देखें ना, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सोलो आर्टिस्ट हैं
वो अपने दिमाग में या अपने घर में बैठ के गाना बनाते हैं और वो उसके बाद स्टूडियो चले जाते हैं। उस स्टूडियो पे जैम तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है। मतलब मुझे तो अब इतने अरसे काम करने के बाद ये एहसास आया कि यार मैं जो धुनें बना रहा था उनमें से कई ऐसी हैं उनमें सांस लेने की जगह नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो रिकॉर्ड करवाने से पहले गा के ही नहीं देखी थी। हाँ। कि यार अच्छा जब गाएंगे तो सांस कहाँ लेना है। हाँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब जैम हो के प्रोडक्ट निकलती है तो वो एक और प्रोडक्ट होती है। जब इस तरह से होता है तो उसकी शायद फिर वही बात है एक नई चीज़ की। वो एक तो ये कि आपको हर तरह के, जिस तरह के आप हो उस तरह का आप म्यूज़िक बनाते हो, उस तरह के आपको और लोग भी मिल जाते हैं जो सुनते हैं। लेकिन जो मतलब म्यूजिक में भी एको चैम्बर्स हो गए। बिल्कुल, और म्यूज़िक में तो एक ख़ास तौर पे म्यूज़िक एक बड़ी जनरेशनल चीज़ है। मतलब अमूमन तो देखें ना, होता ये है कि आप ज़ाहिर एक्सेप्शंस तो होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन अमूमन तो आप स्कूल कॉलेज में गाना बजाना शुरू करते हो, वहीं के आपके यार दोस्त और वो जो पीयर होता है वो आपका फ़ैन या एडमायरर या लिसनर बन जाता है और फिर वो आपके साथ चलते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में भी वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है गाने बजाने वाला। अब तो बल्कि जिस तरह आप ये कह रहे थे कि हम अब आते जाते पॉडकास्ट सुनते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं, अभी तक सोचा नहीं हमने, और अभी ज़ाहिर है बहुत कम टाइम गुजरा है, लेकिन इसके भी कोई ना कोई तो नफसियाती असरात होंगे कि हमने म्यूज़िक सुनना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब अब तो ये ज़रा ये ब्लूटूथ वाले पिछले, मतलब खैर मेरी तारीखें बहुत ख़राब हैं, लेकिन कुछ साल 2 साल 3 साल 4 साल में ज़रा ब्लूटूथ डिवाइसेस स्पीकर्स आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं जगहों पे। ये भी जब नहीं थे और लोगों ने म्यूज़िक सुनना भी छोड़ दिया था। मतलब आप कितने लोगों के घरों में जाते थे जहाँ पे डेक पड़ा होता था या कोई कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, बिल्कुल स्पीकर का तो कॉन्सेप्ट, मतलब मोबाइल है, टीवी है, बट देयर इज़ नो स्पीकर। हाँ, वो डबल कैसेट वाला आता था डेक। हाँ, और वो ख़त्म हो गया ना। और वो मतलब लोगों के घर में वही जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो सॉन्ग प्लेयर अब दोबारा से नज़र आने शुरू हुए हैं। बीच में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, और अब जो नज़र आ रहे हैं फिर वही बात है, उन पे गाना चल रहा है या पॉडकास्ट चल रही है। हाँ। अच्छा, फिर ये भी हो गया था ना एक पॉइंट के बाद कि जी घर में गाने ज़ोर से नहीं लगाने। फिर ज़्यादातर लोग छोटे घरों में रहते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं करनी, तो वो एयरफोन्स पे चले गए। एयरफोन ने भी तो रिप्लेस किया ना कि यार अब पूरा घर क्यों सुनने जो मैंने सुनना है, अब मैं ही सुनूं जो मैंने सुनना है, और फिर मैंने कोई ऐसी चीज़ सुननी है जो घर वाले ना सुने तो बेहतर है। तो एयरपॉड्स आ गए, एयरफोन्स आ गए, बीट्स आ गए, इन्होंने वो घर से जो आवाज़ आती थी उसको बंद कर दिया, डिमिनिश कर दिया। और JBL भी अगर लोग ब्लूटूथ स्पीकर चलाते हैं तो कोई पार्टी हो घर में, इस तरह का कोई माहौल हो तभी चलाते हैं। वैसे तो वो जो है ना हेडफोन भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब उसमें बेहतरीन साउंड आता है। हम तो आपको पता है मतलब म्यूजिशियंस सारे ही पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे भी करते होंगे, अब हम गाना बना के मिक्स करके जब एक्चुअली मास्टर कर रहे होते हैं तो उसको डाउनग्रेड करते हैं। ओके। और उसकी वजह ये है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस पे सुन के करते हैं कि अच्छा एक बैलेंस्ड साउंड के, अच्छा स्टूडियो मॉनिटर्स पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन टीवी पे लोग सुनेंगे तो क्या होगा। वो करते करते इसके लाउड स्पीकर पे भी सुनते हैं। ओके। कि यार अक्सर लोग तो हेडफोन भी नहीं लगाएंगे, हाँ, इसी पे सुन रहे होंगे। हाँ, तो हाँ, ये तो बड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे याद है, मैंने आपसे बोला भी था कि ये बसों वाले जो हैं ये 90s के गानों में क्यों फंस गए। यू गिव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट, आवाम के साथ भी शेयर करें। हाँ, वो बेसिकली मसला ये था कि 90s वो टाइम था जब कैसेट से ट्रांजिशन हुई सीडी के ऊपर। अच्छा, अब सीडी का मसला ये था कि सीडी जब खड्डों में लगती है तो स्किप करती है। तो उस दौर के जितने ट्रक ट्रॉले ये वो थे वो तो सीडी पे जा ही नहीं सकते थे, तो स्किप ही करते जाएंगे। हाँ, तो वो कैसेट पे ही रहे। कैसेट 90s की आ रही थी। हाँ, अच्छा, अब जब आप USB आई है ना, तो अब आप देखेंगे कि वो आगे आ गए हैं। हाँ, उसकी वजह ये कि USB स्किप नहीं करती। हाँ, अब गाने फिर नए हो गए, वरना वो 90s में फंस गए थे। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये बताएं कि आजकल जो हम देखते हैं दिस इज क्लियरली अ जनरेशनल गैप। अब हम भी उस एज पे आ गए हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में ये हमारी वोकेबलरी का हिस्सा हो गया है। आजकल के मैं बच्चे देखता हूँ, दे लिसन टू BTS, दे लिसन टू इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कुछ बंदा ही नहीं है, ना कोई गाना है, और बस वो कंप्यूटर पे जा रहा है।
मैं भी कहाँ था पिछले दिनों, बड़े अरसे बाद, ज़माने के बाद मैंने वो गिटार सोलो सुना था कहीं। मैंने यार ये भी एक चीज़ होती थी कि एक 3 मिनट का तो खाली सोलो होता था। तो अब ये जो शिफ्ट आया है, बच्चे ये जो रैप की तरफ जा रहे हैं या EDM की तरफ जा रहे हैं, गोली टापी और जी शुरू पूरी रात तो ये इसमें एक ट्रेडिशनल म्यूजिशियन फिर कहाँ जाएगा जब ट्रेंड ये हो गए तो। हाँ, ये मतलब एक तो जाहिर है जनरेशनल चीज़ है, और फिर वही बात है, गलत और ठीक कुछ भी नहीं है। वो अब उसका दौर है तो उसका दौर है। सही बात। एक तो जनरेशनल चीज़ है, दूसरा मतलब वो जब इन्होंने सुना उनको कि आजकल बाहर क्या चल रहा है, तो बिल्कुल जो आपने तो जनरेशन के साथ ही रहना ना। दूसरा एक और मैंने देखा है कि आप पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और यहाँ पे मतलब एक इसकी शायद बहुत ज़रूरत भी है। वो ज़रूरत इस तरह से है कि आपने अगर अपने गाने बाहर क्लब्स में बजवाने हैं तो होता ये है कि यहाँ पे जब आप एक इंस्ट्रूमेंट को लाइव रिकॉर्ड करोगे तो वो जब लाइव रिकॉर्ड होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है, अच्छा उसकी माइकिंग कितनी अच्छी हुई हुई है, कितने माइक से उस इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड किया हुआ है, वो जो माइक्स थे वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड थे, उनका क्या एंगल था, उन्होंने जो सिग्नल पकड़ा वो कितना स्ट्रॉन्ग था, आपका एक रिकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट है उसमें सिग्नल लॉस कितना है। सो फिर आप जब यहाँ पे उसको मास्टर कर रहे हो तो थ्रू सॉफ्टवेयर कर रहे हो, हार्डवेयर कर रहे हो, हार्डवेयर कितने लोगों के पास है। सो वो करते करते होता ये है कि मतलब हमारे गाने शायद जब जो बाहर इतने ज़्यादा नहीं चले आज तक, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है, ये नहीं था कि हमारे गाने बुरे थे, वो मसला ये था कि जब आप इंटरनेशनल 6, 7, 8 गाने चले, एक अमेरिकन चला है, एक बॉलीवुड का चला है, एक स्पेनिश चला है, एक फलाना चला है, वो बीच में जब एक हमारा गाना आता है तो उसकी यहाँ तो आवाज़ ही इतनी नीचे होती है और जब आप उसको खोलते हो तो वो फटता है। तो ये सिंथ बेस्ड म्यूज़िक की वजह से एक जो ये चीज़ हुई है ना कि अब सब कुछ तो सिंथ है, तो अब ऊंचा कर लें, बजा लें, उनके साथ बजा लें। तो ये मेरे ख्याल में इसकी वजह से एक फ़ायदा तो नए म्यूजिशियंस को ज़रूर होगा कि अब ये बाहर के साथ compete कर सकते हैं, वरना हमारे इक्विपमेंट के साथ, हमारे ज़राए के साथ, रिसोर्सेज के साथ बहुत मुश्किल था। सही। पॉलिटिक्स पे बात करते हैं योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्या चल रहा है मुल्क में भाई? पॉलिटिक्स में तो आपको पता है कि नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान। और वैसे तो खैर हम उस बात पे जाएंगे नहीं, वो आपका हालांकि बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि बैठे होते हैं ना किसी एक्सपर्ट के साथ, तो जब उससे पूछते हैं कि अच्छा यार सियासत का क्या, तो वो कहता है जी ये करेंगे तो भी मर जाएंगे, ये करेंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे, बड़े सब डूम्सडे सिनेरियो। फिर भी अगर आप कभी पूछे ना कि यार फिर भी, तो कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये और ये और ये कर लेना तो फिर बचत हो सकती है। अच्छा, इसी तरह इकोनॉमी पे बात करते हैं तो नहीं जी बस बर्बाद, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर भी एक बहुत मुश्किल रास्ता बताते हैं, इम्पॉसिबल, लेकिन अगर वो हो जाए तो फिर शायद बचत हो जाए। क्लाइमेट पे ना कुछ नहीं है किसी से पूछ के देख ले कि यार कोई तरीका बता दो, जितना मर्जी मुश्किल हो। वो हर कोई कहता है कि यार अब बहुत देर हो गई है। तो मेरा यही ख्याल है कि हमारी तो देखें, मेरा तो रोज़गार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कि अगर रोज़ कॉमेडी ना करते हों ये लोग अब तो वो जो है ना पॉलिटिकल सैटायर बड़ा आसान काम है। क्योंकि मैं तो अब अक्सर अपने व्लॉग में जो भी माहौजारियाँ जो मैं करता हूँ उसमें कुछ जोक मारता भी नहीं, बस मैं खबर पढ़ के सुना देता हूँ लोग हंस लेते हैं मतलब सो मेरे में और मेरे व्यूअर्स में सिर्फ एक फ़र्क है, मैं अखबार पढ़ता हूँ वो नहीं पढ़ते। मैं उनको खबर सुना देता हूँ, वो एंजॉय कर लेते हैं। वैसे मैंने ये चीज़ आपकी नोट किया, आप रोज़ सुबह उठ के अखबार पढ़ते हो और लाइक दिस इज़ लाइक अ लॉस्ट आर्ट, नहीं नज़र आता। और अखबार में भी खाली अखबार का फ्रंट पेज नहीं, तीसरे पेज के वो नीचे वाली खबरें। वो याद है एक जगह हम लोग वो लम्स में बैठे हुए थे एट योर फ्रेंड्स, तो आपके किसी दोस्त ने अखबार की कटिंग ला के दिखाई थी कि जी कोई प्लॉट मिल रहे हैं दरिया रावी के ऊपर, तो अभी वहाँ पे पानी है, जब वो सूखेगा तो हाउसिंग स्कीम बनेगी वहाँ पे। तो आप देखें कि इस हुकूमत ने कर दिखाया, रूडा, इन्होंने कहा रावी बेच दो, दरिया बेच दिया।
यार लाइक वाई दरिया क्यों बेच रहे हैं? और इतना लैंड है तो सही हमारे पास, तो दरिया बेचने की क्या जरूरत है? वो हाँ बड़ी उसमें वो था ना कि जी आपका घर होगा फेसिंग दरिया, ओह अब वो दरिया में चाहे पानी नहीं आ रहा, पार्टी शलवारें पड़ी हैं, लेकिन है फेसिंग दरिया। यार ये हमारा क्या ऑब्सेशन है विद रियल एस्टेट? सारा पैसा जमीनों में गाड़ दो, और वो पैसा आपके लिए शायद कुछ कर रहा है, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। सारी हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, ये सेफ इन्वेस्टमेंट, खुद कुछ नहीं करना पड़े, बस खुद ही से 2 दुकानों वाली सोच, किराया आ रहा है और मैं मंजी पे बैठा रहूं। नहीं, और दूसरा पता है यहाँ पे एक दिन एक दोस्त ने कहा, मेरी ऐसी थ्योरी है, वो शायद गलत ही हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि यार वो बाहर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे बच्चे जो है ना, अमेरिका में बच्चे बड़े कमाल के होते हैं, बड़ी तरक्की करते हैं। तो वो मेरा ये ख्याल है कि बच्चे तो आउटस्टैंडिंग बच्चों की शरह तो वहाँ पे भी वही होगी जो यहाँ पे है, मतलब वो जो 3-5% जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, उनको तो वही बड़ी बात है, पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही कुछ ना कुछ यूट्यूब से सीख लेना। बाकी जो हैं वो बेचारे मेरे जैसे होते हैं, सादे से। वो जो आउटस्टैंडिंग वहाँ पे है ना, वो जब कुछ करने लगते हैं ना कि अच्छा जी हम पता नहीं NFT में यूँ करके ब्लॉकचेन तो यूँ कर देंगे, और वो जब जाते होंगे अपने म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में या सरकार के पास कि जी हम यूँ करने लगे हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनकी सरकार को भी अलिफ का नाम कोको समझ नहीं आती होगी कि ये क्या कह रहे हैं। वो आई एम अज्यूमिंग कि वो कहते होंगे अच्छा कर लो, और वो उनके दिल में होगा कि करन दियो पता नहीं कि कह रहे हैं, जे कामयाब हो गया तो फिर फड़ांगे इन्हों। हाँ अच्छा यहाँ पे होता ये है कि आप सरकार के पास जब जाते हो ना कि मैं ये करने को, कहते हो ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में सारा कारोबारी तबका जो है, और वो जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो जितनी कदगने थी, उसने कहा यार छोड़ो, मतलब फैक्ट्री लगानी है तो बांग्लादेश में लगा लो या साउथ अफ्रीका चले जाओ, यहाँ रहना है तो प्लॉट ले लो, बस कोई तीसरा काम ही ना करो। और सरकार देखें ना, हर तीसरे दिन एमनेस्टी किस पे निकालती है। और भी नहीं, एक 80s के अखबार की भी कटिंग थी भुट्टो साहब के ज़माने की, कि जी वही ब्लैक को वाइट कर लें, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, एमनेस्टी स्कीम रियल एस्टेट पे। यही कर रहे हैं हम। कोई स्टार्टअप से क्यों नहीं एमनेस्टी निकालते कि भाई आप इतने स्टार्टअप खड़े करो, ये टारगेट पूरा करके दो, $30 मिलियन आने चाहिए, तो आपको हम नहीं पूछेंगे, अब इस पे काम करो, तो मेहनत भी करेगा। आप कहते हो जी यार ये लंबा काम है, ज़मीन पर डलवा दो। लंबा काम है, और दूसरा ये है कि मुझे उस काम की समझ नहीं है। व्हाट इफ ये 30 के बजाय 40 मिलियन कमा ले और मुझे पता ही ना लगे। प्लॉट में मुझे पता है कि गेन कितना हुआ है। हाँ, ये जो पता वाली कहानी है ना सारी, हाँ। मतलब ये मेरा एक और भी ये ख्याल है, अब मैं नाम नहीं लूँगा। इधर मैंने एक और भी चीज़ देखी है, वैसे 90s में आपको याद होगा कि मियाँ साहब बहुत पॉपुलर हुए, और वो जिन लोगों को मियाँ साहब पसंद थे ना, उनसे जब पूछा जाता था कि जी क्या मतलब वजह बनी, आपको क्यों इतने पसंद है, तो ज़्यादातर का ख्याल ये होता था, ये जो सारा है ना कि जी ट्रेडर्स को बहुत सहूलतें देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा अच्छा करते हैं, ये तो बाद में पता लगा, या जब रिजल्ट आए इसके, या लोगों ने बाद में अपनी राय, उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई राय नहीं जैसी पहले दे रहे थे, उन्होंने इस तरह की तौजीहात निकाली। उस दौर में जब पूछते थे ना, वो कहते थे यार भोला है, इन्हों सियासत नहीं आती। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, अब मियाँ साहब के खिलाफ उनके फैंस भी बहुत हैं, अब रिजेंटमेंट भी आपको अक्सर हल्कों में पाई जाती है, PTI वाले बहुत बुरा समझते हैं, और वो इस तरह से समझते हैं कि यार ये तो भोला नहीं सी, ऐसे बड़ा तेज आदमी। अच्छा, इसी तरह ये जो इमरान खान फैंस हैं, ये एक्चुअली प्राइड लेते हैं इस चीज़ में कि मतलब जब आप कहें कि जी वो बात ठीक नहीं की उन्होंने, या ऐसे तो होता ही नहीं, तो वो कहते हैं हाँ उसको नहीं पता, उनको नहीं पता, लेकिन बस दिल नीयत फलाना टाइप, ठीक है। ये ख़ास तौर पे अब जिस तरह के पॉलिटिशियंस आए हैं जो बड़े मकबूल हुए हैं, मतलब शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान, ये सारा क्या है, मतलब बेसिकली मुझे ये लगता है कि हम लोग, ऐसा कोई भी शख्स जिसकी गुफ्तगू से या किसी भी और चीज़ से जहानत टपकती हो ना, हम उससे घबराते हैं। हमें ये होता है कि यार अगर ज़हीन लोग ही आगे आना शुरू हो गए तो फिर हमारा छक्का तो नहीं लग सकता, तो डफर लेके आओ सामने। इसका छक्का लगेगा ना तो इसका मतलब हमारा भी लगेगा।
या कम से कम हम क्यू में हैं। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली मतलब मैं किसी शख्स को डफर नहीं कह रहा, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग जहां से घबराते हैं और हम डफर को पुश करते हैं ऊपर, और हम टांग खींचते हैं किसी भी ऐसे बंदे की जिससे हमें ये लगे कि ये तो डिजर्विंग है, क्योंकि अगर डिजर्विंग ही आए जाएंगे तो छक्का कैसे लगेगा? तो अगर छक्का ही नहीं लगना तो मैं दुनिया में क्या कर रहा हूँ लगा फिर के? तो इस तरह का है कुछ, मुझे लगता है कि मामला। आई कैन बी रॉन्ग। अच्छा, अभी आप एक बात कर रहे थे कि वही ज़हीन बच्चे जितने परसेंट नहीं आया उतने ही अमेरिका में भी होंगे, उधर भी डफर ही हैं, हर जगह ही होंगे, एक परसेंटेज होगा। हम अक्सर देखते हैं जी यहाँ पे जी फलाने ने इतने सारे गोल्ड मेडल ले लिए, फलाने ने कुछ ईजाद कर लिया, कोई ऐप शैप बना ली, कोई ये कर लिया। वो जाते गए, वो खबर एक हफ्ता तो चलती है, नहीं वो फिर कोई उसका कोई नहीं, चलो जो बाहर भी नहीं जाता जिसने यहाँ के लिए कुछ किया है, वो फिर नज़र ही नहीं आता उसकी। मतलब जैसे किसी ने जी 1200 में से 1200 नंबर ले लिए, या जी उसके इतने सारे गोल्ड मेडल आ गए और सारे पेपर एक डिस्टिंक्शन ले ली, फलाना ढिमकाना, टॉपर। ये टॉपर जाते गए, इसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं आता? वो तो बहुत बुनियादी वजह, उसकी वजह ये है कि अगर कोई OA लेवल्स में 26 A ले लेगा या यूनिवर्सिटी में 1100 में से 1100 ले लेगा, तो वो तो आगे काम करेगा ही नहीं ना। उसकी वजह ये कि वो तो उसी दिन एकेडमी खोल लेगा अपनी, उससे ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस ही कोई नहीं, वो आपके बच्चों को 26 A लेके देगा। हाँ। तो वो खुद तो कुछ उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो ज़िंदगी सेट है। वो क्यों ज़ीरो से शुरू करे किसी इंडस्ट्री में और कुछ करे, उसका तो बिजनेस सेट है। टॉपर, हाँ दैट्स ट्रू। खैर, तो अभी ये पॉलिटिक्स की मंजी किधर बैठ रही है? आई एम नॉट श्योर ये कब रिलीज होगा, बट एज ऑफ टुडे व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? आर वी हैविंग इलेक्शंस? अर्ली इलेक्शन हो रहे हैं, जरदारी साहब ने फंसा दिया इनको और ये फंस गए हैं यार, 50 का पेट्रोल करेंगे तो हम गए 10 सालों के लिए। हुकूमत कहाँ फंस गई है? वेयर इज दिस इकोनॉमी गोइंग? मेरी नज़र में तो अर्ली इलेक्शंस नहीं हो रहे। अर्ली इलेक्शंस इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये जो हुकूमत आई है ये खुद ही नहीं आ गई, इनको लाया गया है, और ये जो लाने वाले हैं उनको ये लोग पसंद भी नहीं है, इतने मजबूरी में लाया गया है। ओके। और अगर इलेक्शंस ही करवाने थे तो क्या ज़रूरत थी इनको इतना कुछ करके वो करने की? अगर आपको कहीं से ऐसा शुबा होता है कि जी यहाँ से उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं नई हुकूमत के लिए, या वहाँ से मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, तो उसकी दो ही वजूहात मेरी नज़र में हो सकती हैं। एक ये कि वो थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं सबको, हाँ सबको, सबकी बारियां दे दो। हाँ, और बारियों के अलावा ये कि अगर हम उनको ये तंग कर रहे हैं तो देखें सबको हम बराबर ओके, हाँ, सबका एंटीडोट रखा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि उन तक अभी पैगाम नहीं पहुंचा। इजी नहीं, मसला पता है क्या है, वो जो पिछले थे वो 10 साल के लिए आए थे, वो खुद भी कहते थे, उनको लाने वाले भी कहते थे, उनको पसंद करने वाले भी कहते थे, 4 साल नहीं निकले। सियासत जो है ना उसको इकॉनमी से अलहदा नहीं किया जा सकता। हालात ख़राब हो गए, अगर चल सकता होता मामला तो पिछलों के साथ चलाया जाता, अब नहीं चल रहा था। अच्छा, फिर वही बात, इसमें हम बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे उनको जिनकी हुकूमत गई है। वो शायद 2-3 चीज़ें तो हैं जो वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन उससे भी कोई बहुत इंडिकेटर्स में फ़र्क नहीं पड़ना था। असल मसला तो ये है कि 75 साल से जिस तरफ मामला जा रहा है वो एक टाइम आना था कि यही होना था जो हो गया। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है 2012 के बाद से मसला पड़ गया कि एड नहीं आ रही। हम लोग मतलब जो बजट बनाते हैं उसमें मतलब पहले से पता होता है कि जी इतना खसारा है। वो खसारा कहाँ से आएगा? वो या वर्ल्ड बैंक से आएगा, या IMF से आएगा, या कैरी लूगर से आएगा, या CPEC से। मतलब वही वाली बात जो यहाँ पे बहुत नारा लगता है करप्शन का, मतलब करप्शन ज़रूर होती है, लेकिन बात ये है कि आज रुकवा देते हैं करप्शन, मैं रुकवा देता हूँ करप्शन। आप एक ऑन पेपर बजट बना के दिखा दो जो बाहर के पैसों के बगैर पूरा साल चल जाए, चल ही नहीं सकता। तो अब जैसे जैसे बाहर से मतलब ड्राई होना शुरू हुआ है ना मामला,
तो हमें यहाँ पे मुसीबत पड़नी शुरू हो गई है। अब यहाँ तो लाइफस्टाइल बदले जाएं, और फिर वही बात है, लाइफस्टाइल मतलब आपको थोड़ा सा और स्क्वीज़ कर भी देंगे तो क्या निकलेगा, वो कहीं और लाइफस्टाइल, मतलब सरकार का साइज़ छोटा होगा। तो यहाँ तो वो करें, जब तक वो नहीं करते तो तब तक ये है कि बाहर से पैसे पकड़ने हैं, बाहर से पैसे पकड़ने हैं तो फिर मतलब उनकी बातें भी माननी बातें है। भी माननी है। यार वैसे हमने क्या मुल्क बनाया है कि 75 साल बाद हम कि थोड़े तू दे दे, थोड़े तू दे दे। यार वो नहीं, हर मोहल्ले में या कॉलेज वॉलेज में भी आपका एक दोस्त होता है जो बड़ा उधार लेता है, कल दे दूंगा, उसको डेट पे भी जाना होता है, उसके बाद गाड़ी भी नहीं होती, किसी से गाड़ी ले ली, किसी से उसने बोल दिया यार ये दे दे, किसी ये दे दे। हम दुनिया के वही हैं, वही बॉय हैं कि यार थोड़ा दे दे भी कर देता हूँ तुझे, थोड़ा सा उससे लिया उसको पे किया, उससे लिया उसको पे किया। मतलब यार हमारे इकोनॉमी के साइज, मतलब अभी क्या, मैं एक फिगर पढ़ रहा था, आई डोंट नो, इट वाजंट जीडीपी, समथिंग समथिंग, हमारे रिजर्व्स हमारे 9 बिलियन है, इंडिया के 600 हैं, तो अब क्या ही लड़ना तो ट्रेड कर लेते। इंडिया से ट्रेड वाली भी जो है ना मसला, मतलब हम तो जाहिर है ट्रेड किसी से भी करें, हमें कोई नज़रियाती तौर पे तो इख्तलाफ नहीं है। पिछली भी वो जो हम बात कर रहे थे ना, मसला ये नहीं है कि बाहर वालों की बातें माननी है, बात ये है कि वो बाहर वाले भी क्या कहते हैं। बाहर वाले यही कहते हैं ना कि अच्छा जी अगर हम मतलब आपको पैसे दे रहे हैं तो हमारी रिकवरी कैसे करके दो। उसमें फिर वही वाले मसले हैं कि हमारे जो बाबू हैं वो आगे से खुद ही आइडिया देते हैं कि जी पेट्रोल बढ़ा देने हैं। अच्छा, ये सबसे आसान काम है, आसान काम है ना, बस यूं ट्वीक करना और जी 4 अरब आ गए रोज के। तो वो अब जिस साइकिल में हम फंस रहे हैं, अच्छा फिर वही होता है पाकिस्तान में एक वो भी है ना कि अभी 5 साल बाद मुश्किल आ गए हैं। अब बिजली भी जाएगी क्योंकि बिजली बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि जाहिर है वही आपका जो डेफिसिट है कहाँ से खरीदेंगे ऑयल ख़त्म करने के लिए, और इस तरह की चीज़ें जितनी हो सकती हैं वो करेंगे। फिर 5 साल के बाद थोड़े से नंबर्स बेहतर होंगे, फिर उसके बाद बेताशा पैसे लेंगे, फिर वही होगा, फिर उसके बाद हम 5 साल के लूप में फंस गए हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये लगता है हम एक 10 साला लूप में भी फंसे हुए हैं, जो कि इफ़ यू नोटिस एवर सिंस ज़ियास टाइम, तो वो था हाइपर जिहाद वाला लूप। हमने जी फुल टाइम उधर लगा दिए बॉयज़, एक जनरेशन 10 12 14 साल जो कि उसने ये चीज़ देखी भी, पढ़ी भी, और वो उस पर हो गई। फिर अचानक आ गए मुशर्रफ साहब, उन्होंने बोला जी सॉफ्ट इमेज और इनलाइटेंड मॉडरेशन, और बिल्कुल ही उन्होंने काया दूसरी तरफ पलट दी। ठीक है, फिर हम अगर देखते हैं जी हमें 2012 से जी ये जियो गद्दार है, हामिद मीर गद्दार है, तो एक जनरेशन जो कि 13-14 साल की थी 2012 में, वो इस पॉइंट तक आके पक्की हो गई कि यार ये तो है ही गद्दार। अभी हम देख रहे हैं कि जिनकी को प्रोडक्शन हो रही हैं, तो अब जो जनरेशन बढ़ रही है उसको शायद वो वाला फेज़ नहीं पता, बिकॉज दे वर टू यंग टू नो, वो उस पर पलेंगे और वो इनसे लड़ते रहेंगे, बोलेंगे तुम्हें क्या पता, हम थे ना यहाँ पे जब ये ऐसे करते थे। इसी तरह मुशर्रफ वाले से लड़ते होंगे ज़िया वाले कि तुम्हें क्या पता, हमने देखी है यहाँ पे क्या होता था वगैरह। वो हर 10 साल का एक लूप है, और वो हर जनरेशन जो है दूसरे से इतनी मुख्तलिफ है, पोलराइज, एक एक्सट्रीम वहाँ जा रही है, एक एक्सट्रीम वहाँ जा रही है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, वो असल में वही वाला मसला है ना कि वो जो रियासत ने जहन साजी का भी काम शुरू कर दिया तुसी ना करो, तुसी रहन दो। वो देखें, एक तो वो इकॉनमी वाली बात पे इसके बाद जाएंगे, मैं भूल गया कि आपने बीच में जो एक बात की थी, लेकिन वो होता ही है ना कि ये जो आइडिया था ना कि सबको एक जैसी चीज़ पढ़ा दो, हाँ, वो आज से कुछ दिहाइयाँ पहले जब आप किसी मसले में फंस जाते थे ना, और अगर आपकी पहुंच होती थी किसी ब्यूरोक्रेट, किसी सियासतदान, किसी और सरकारी अफसर तक, और जब आप उसको कहते थे जी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो वो आपको निकलवा देता था। उसकी वजह ये है कि वो जानता था कि हकीकत क्या है, वो शामिल था उस करिकुलम, उस नैरेटिव बिल्डिंग, उस हर चीज़ में, लेकिन उसको अंदर से पता था कि असल चीज़ है क्या। इस वक्त आपके जो ऊपर जितने लोग हैं, हर इदारे, हर महकमे, हर पार्टी में, वो वही पढ़ के आए हैं जो तब बन रहा था।
बेसिकली जिसको आपने आरे लगा के काम करवाना था आपने उसको भी वही पढ़ा दिया, और जिससे आपने प्लानिंग करवानी थी आपने उसको भी वही पढ़ा दिया। अब इस वक्त इसीलिए तो समझ नहीं आ रही कि यार मतलब आपने ये तो बेस्ट मुसलमान और बेस्ट पाकिस्तानी और बेस्ट वतन और बेस्ट थे, आपने इनको ही निकाल दिए। तो मतलब बताएं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, इससे ज़्यादा बेस्ट कौन है? फंस गए, सब फंस गए। लाइक वी हैव अ होल जनरेशन ऑफ पीपल जो समझते हैं यही बेस्ट है, और फिर जब वो पहली बार दुबई जाते हैं या टर्की जाते हैं तो खैर टर्की से भी लाते पड़ रही हैं। एक काफ़ी मशहूर साहब हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप ही के हलकों में से हैं एक। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि तुर्की तो हमारा भाई था, ड्रामे ले रहे थे हम उनसे, तो अब वो हमने उनके साथ ड्रामा करना शुरू कर दिया। अच्छा, आर यू इन फेवर ऑफ ये जो कह रहे हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालें? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट डालने में मुझे प्रिंसिपली कोई मसला नहीं है, वो डालें। उसका मसला जो है वो इंतज़ामी है। वो ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी इतने हरबे इस्तेमाल होते हैं रिग करने के, जब तक कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं निकलता तब तक उनको इजाज़त मेरी नज़र में इसलिए नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उससे रिगिंग में इजाफा होगा। तो मतलब अगर पाकिस्तान की रियासत को कोई मसला नहीं है एक ऐसे बंदे को आईडी कार्ड देने में जिसके पास एक और नेशनैलिटी है, तो मुझे क्या मसला हो सकता है उसके वोट डालने में? लेकिन मसला फिर वही है कि वो वोट डालेगा कैसे, वो अपने हल्के, वो जब उधर से वोट कास्ट करेगा तो वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, या जब वो उधर से कास्ट करेगा तो उसका जो यहाँ पे हल्का था वो वहाँ डलेगा, वो तरीक़ाकार, वो लेटर होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ये सारे मसाइल हैं जिनको आपको पहले एड्रेस करना पड़ेगा इजाज़त देने से पहले। हाँ, दैट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि यार अगर उसका स्टेक नहीं है, अभी जस्ट बिकॉज वो $500 भेज रहे हैं महीने का, अब वो अगर किसी एक सर्टन नज़रिए का हो, ठीक है, वो तो वहाँ बैठा है लिबरल सेक्युलरिज्म एंजॉय कर रहा है, हमें वो यहाँ फंसा दे किसी और चीज़ में, क्योंकि उनका इस्लाम वहाँ जाके ज़्यादा जागता है ना, तो कि जी ये तो काफिरों का बोल के, तो जी आके रह लो, किसने मना किया? एक अंकल मुझे मिले, मैं नाम नहीं लूँगा मुल्क का क्योंकि उनके भांजे जिन्होंने मिलवाया था वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो दबा के गालियाँ दी गोरे मुल्क को, दबा के 17 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनके खाते भी सीधे कर रहे हैं, अकाउंटेंट थे तो खाते भी सीधे कर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, जो गालियाँ दी उन्होंने। तो मैं आप सऊदी क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? कह रहे नहीं वहाँ क्या करूँगा मैं, वहाँ भी अकाउंटिंग करेंगे, उनके भी खाते हैं। तो ये बड़ा ऑफर, तो वो ये एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि यार जब आपका स्टेक नहीं है, आपने वहाँ बैठ के, फॉर एग्जांपल इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी विद पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इन कराची, चलो इस कराची की बात कर लेते हैं यार, यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, वो वहाँ बैठ के जी वोट दे दे जो यहाँ का रेजिडेंट, मतलब वो भी नहीं है, ठीक है, उसका हल्का भी नहीं है, और वो यहाँ पे हमारे सर पे बैठ जाए और हमें सड़कें भी ना मिले, वो तो वहाँ आराम से जी मज़राटी भगा रहा है। मसला फिर वही है ना, मसला ये है कि रियासत को ये फैसला करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट बैठ के करे कि फिर हम डुअल नेशनलिटी नहीं देते, हम डुअल नेशनल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते इंडिया की तरह। अगर आप ये कहते हो कि डुअल नेशनलिटी हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर आप उससे नेशनल होने के नाते जो उसके राइट्स हैं वो कैसे ले सकते हो? तो मसला फिर वही है कि वो बुनियाद, मतलब प्रिंसिपल एक जगह पे आपको आके खड़ा होना पड़ेगा, या तो ये कर लो या ये कर लो, दोनों नहीं हो सकते। दैट्स अ फेयर पॉइंट। इकोनॉमी अभी $202 पे एज वी स्पीक, कल 196 पे था, इतनी छलांगे मार रहा है। तो असल में देखें ना, अब ये हालात क्या हैं, वही वाली बात कि पिछली हुकूमत रहती भी तो यही होना था। हाँ, वो तो उससे पिछली हुकूमत रहती तो भी यही होना। हाँ, वो तो आपको ये रोकने के लिए जो करना पड़ेगा ना, वो बड़े, हाँ, वो चीजें ड्रास्टिक मेजर्स, वो कुत्ते बिल्ली के खाने रोकने से नहीं होगा, वो नहीं होगा, है ना। वो चीजें ही दूसरी हैं, वो आइटम ही दूसरे हैं जिनसे इकोनॉमी में स्टेबल हो रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के खाने से कितने ही कुत्ते बिल्ली खाना खा रहे हैं यार। तो बात ये है कि हमें ये अब, अच्छा फिर वही बात है, इस वक्त चाहिए क्या था? मैं आइडियल सिनेरियो जो, मतलब मैं अकेला नहीं, पूरा मुल्क सोचता है कि सारी पार्टीज इस वक्त बैठती और वो कहती हैं कि जी मिसाके जमहूरियत 2.0 करते हैं और इकट्ठे बैठते हैं
और ये भी फैसला करते हैं कि अब एक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो 5 साल चलेगा, और ये भी फैसला करते हैं कि अच्छा फिर इकोनॉमी का करना क्या है। तो मेरे ख्याल में तो कोई बहुत बेहतरी की उम्मीद ना रखी जाए फौरी तौर पे। उसकी वजह ये है कि हमें अभी भी ये लग रहा है कि हम जो है ना को टुच लगा के ठीक कर लेंगे। टुच से अब काम नहीं होना। मामलात बढ़ गए हैं, मामलात इंजन खुलना है। हाँ, इंजन खुलना है। दूसरी चीज़ ये है कि तब्दीलियाँ तो आएंगी। मतलब हम अक्सर वो कहते थे ना कि हम किसी खौफ या ख़दशे या उम्मीद का इजहार करते थे कि मुल्क में ऐसे हो जाएगा, तो हमें अक्सर सुनने में मिलता था कि असी जदों दा असी बनिया वेख रहे हैं, कुछ नहीं होता, ऐसी तरह चली जाता है। अब ऐसी तरह तो नहीं चला जाएगा, अब या ख़राब होगा या बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि पहले बाहर से आके कोई बचा रहा था। बट डू यू थिंक जैसे श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है, श्रीलंका की एज सच दुनिया को ज़रूरत नहीं है। हम थोड़े से काम के तो हैं, दुनिया के काम के, अपने काम के हो ना हो, दुनिया हमसे काम ले लेती है, मगर अभी जंगें भी नहीं हो रही तो, और हम न्यूक्लियर स्टेट भी हैं। डू यू थिंक ग्लोबल पावर्स विल लेट, अभी मुझे ये लगता है कि है ना हमारा आर्म कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट कर रहे हैं इस बार। सऊदी भी पीछे है, चाइना भी पैसे नहीं दे रहा, IMF बाइडेन तो फ़ोन ही नहीं कर रहा ना 2 साल से। तो बहुत बुरे के बाद शायद कोई बचा ले, लेकिन वो चाह रहे हैं कि यार अभी थोड़ा इनको टेस्ट भी कराओ। हमने बहुत बार फीड करके कर दिया है, करते कुछ भी नहीं, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट का इस तरह फॉल हो जाना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बहुत तबाहकुन सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, बिल्कुल मुझे उस तरह से फॉल होता है बिल्कुल नहीं, अल्लाह माफ़ करे, नज़र आ रहा। मैं सिर्फ मेरा ये ख्याल है, और मेरा भी क्या ख्याल है, मैंने जितने इकोनॉमिस्ट से मैंने बात की है उसमें एक तो देखे ना, जिस वक्त 2018 में ये हुकूमत आई तो वो जनरल असद उमर साहब के जो साहबजादे हैं वो IMF से लड़के आ गए। वो 8-9 महीने ड्रैग हो गया मामला, उसकी वजह से बड़ा डेंट पड़ा इकोनॉमी को। इसी तरह अभी भी IMF तो बात कर रहा है, हम मान नहीं रहे कि जी पेट्रोल कितना करना है, बिजली कितनी करनी है। अच्छा, और वो जो दीगर मुल्कों की आपने बात की, उनका तो अब तो ये बड़ा पता नहीं, शायद इट्स आई डोंट नो, इट्स रिटन और इट्स अनसेड पैक्ट कि अगर एक मुल्क है IMF के प्लान के अंदर तो फिर कोई मुल्क उसको तब तक पैसे नहीं देगा जब तक IMF ग्रीन सिग्नल नहीं करता। ओह रियली? ओके। तो अब वो सब मतलब सुना है कि सऊदी जो है वो डील हो चुकी है, यहाँ तक कि अबू धाबी से डील हो चुकी है, चाइना तैयार है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि करो ना, कहो सानू कहते सी। ओके, अच्छा ऐसे भी चलता है। तो इस तरह के सारे मामलात हैं। वो फिर भी बात है, अगर हमारा नहीं भी बनता, वही बात है, कोलैप्स शायद अल्लाह माफ़ करे हम नहीं होंगे, हमें कोई ना कोई बचाने आ जाएगा। मतलब IMF ही आ जाएगा फिर फाइनली कि अच्छा यार ठीक है, बैठते हैं, करते हैं कुछ। लेकिन फिर वही बात है ना कि फिर जब हम उसको, वो कहेगा कि अच्छा ये पैसे वापस कैसे आएंगे, तो जब हम उसको कहेंगे कि पेट्रोल महंगा कर देंगे तो कहेगा नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर वो आप पे मज़ीद अपनी इम्पोज करेगा शराइत। और फिर वही बात है, वो ठीक है, हमें तो हर चीज़ ही दुखती है, मुझे आपको तो अभी भी हम बैठे बैठे $200 का हुआ है तो वही बात है, हम घर बैठे बैठे गरीब हो गए हम। हाँ, हमें वो फिर भी करेगा, लेकिन वही बात है, हमारी तो शायद दाल रोटी पहले भी चल रही थी, हमारी शायद फिर भी चलती रहेगी। लेकिन वो जो बेसिकली जो ताकतवर कुव्वतें हैं ना, उनको ये पसंद नहीं आएगा कि अब फिर IMF जब आके अपनी शर्तें वो करवाएगा, उनको ज़्यादा दुखेगा। हमें तो निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से हम लोग, मतलब निकाल लेंगे, थोड़े से लाइफस्टाइल ख़राब हो जाएंगे। भूखा नहीं मरता यहाँ लोग। हाँ, और दूसरा ये भी है कि वो मतलब वही है ना कि हमें जो पहले मसला था कि सेविंग नहीं होती, फिर शायद थोड़ी सी होनी शुरू होगी या फिर नहीं होगी। RD बर्मन के तो आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत बड़ा यार, आप उसकी सालगिरह भी मनाते हो, मैंने देखा है। दैट्स कूल मैन। यार ये हमारा सिनेमा रिवाइव क्यों नहीं होके दे रहा? हमारा सिनेमा, मेरा ये ख्याल है कि रिवाइव नहीं होगा जब तक हम इंडियन फिल्म नहीं खोलेंगे। और उसकी वजह ये है कि हमारे बेसिकली तो पहले कल्चर पैदा करने की ज़रूरत है कि लोग सिनेमा जाना शुरू करें। वो सिनेमा जाना लोग तब शुरू करेंगे जब यहाँ पे हर हफ्ते नई फिल्म लगी होगी। पाकिस्तानी तो हर हफ्ते नई फिल्म आती नहीं है। तो वो होता ये है कि आप फिल्में लग रही हैं, आप एक फ़िल्म पे लेके गए हो, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज पे लेके गए हो, अगले हफ्ते आप शाहरुख खान की फ़िल्म पे लेके गए हो, उससे अगले हफ्ते आप सलमान खान की फ़िल्म पे लेके गए हो, अब चौथे हफ्ते आप घर बैठे हुए हो, लेकिन बीवी और बच्चों ने आर्म ट्विस्ट की है कि जी हफ्ता गुजर गया, हम फिल्म देखने ही नहीं गए। तो जब आप गए हो तो
तीनों फिल्में तो आपने देख ली हुई हैं, बड़ी फिल्म तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं उतारता महीने से पहले, 2 महीने से पहले, तो फिर आप अब दोबारा तो नहीं देखोगे, फिर आप कह रहे हो कि अच्छा यार वो और कौन सी फिल्म लगी है, तो उसमें पाकिस्तानी भी लगी हुई है, फिर आप वहाँ चले जाओगे, फिर पाकिस्तानी फिल्म देखी जानी शुरू हो जाएगी। कल्चर जब आएगा सिनेमा गोइंग का, तो वो मतलब पाकिस्तान में हर फिल्म आती है उस पर कहा जाता है जी रिवाइवल हो गया। वो साल की 6 फिल्मों से रिवाइवल हो नहीं सकता ना, सिनेमा घर नहीं चल सकता। हाँ। तो जब तक ये ऐसी मतलब फिर बीच में इस तरह के भी आते हैं आइडियाज़ कि जी वो ईरानियन फिल्म लगा देते हैं। अब फिर वही बात है कि कितने लोग हैं जो वाकिफ़ हैं इस बात से कि ईरानी फिल्म बड़ी अच्छी होती है या उनका टेम्परामेंट है ईरानी फिल्म देखने का, कितने लोग घर से आएंगे देखने। अगर तो हैं तो बिल्कुल ठीक है, लगा दें। हाँ। अगर आपको ये लगता है कि रश पड़ेगा इंडियन फिल्म से, तो फिर वो लगाएं, क्योंकि जब तक सिनेमा जाने का कल्चर नहीं शुरू होगा पाकिस्तानी फिल्म नहीं चल सकती। और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। हाँ। अब देखो, आई हैड जाहिद अहमद पिछले दिनों, उनकी भी फिल्म लगी थी और फिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मामला हुआ था और जाहिद वाज दी ऑड वन आउट। बाकी सब कह रहे थे कि जी हमारी फिल्म को ज़्यादा टाइम दे, इसको उतारें, 1 हफ्ते बाद लगाएं। जाहिद ने बोला नो, अच्छी फिल्म बनाओ, खुद ही आएंगे लोग देखने, ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि ये भी बंद करो, वो भी बंद करो और फिर मेरी फिल्म देखो। तो ये कहना, और लाइक मेरा जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि थिंक फ्रॉम अ सिनेमा ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसने 2 साल अपना सिनेमा बंद रखा है, रेस्टोरेंट फिर खुल गए थे, एक टेबल छोड़ के एक बैठ रहे थे, लेकिन सिनेमा सबसे आखिर में खुला है, राइट। तो उसने तो अपने 2 साल का रिकवर करना है। अब उसको आप बोल दो कि जी आप ये वाली रोक लो जिसकी वाकई डिमांड भी है, लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई है, एज अपोज टू कि जी ये मेरी देखने तो जिसकी कोई ऐसा जितनी बुकिंग नहीं थी। तो वो तो ज़ाहिर है ही इज़ अ बिजनेस ओनर, उसने बिज़नेस देखना है, उसका इस काम से कोई सरोकार नहीं कि जी डॉक्टर स्ट्रेंज क्या है या सलमान खान क्या है या जी रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान सिनेमा। वो बिजनेसमैन है, उसने देखना है जी मुझे प्रॉफिट किस में मिल रहा है। उसको मार्वल में मिल रहा है, उसे मार्वल में दे दिया, तो लड़ाई किस बात की। या तो फिर ये फिल्म साज अपना सिनेमा बना लें, बात ही ख़त्म कर लें, उस पर लगाए रखें, उस पर भले रश कर लें। मेरा तो जैसे मैंने कहा, मेरा तो ये ख्याल है कि आप अच्छी भी फिल्म लगा लेंगे, बना लेंगे, तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि लोग सिनेमा आएंगे ही नहीं। और अगर लोगों ने सिनेमा आना शुरू कर दिया तो आपकी बुरी फिल्म भी चल जाएगी। हाँ। क्योंकि लोग आ रहे हैं। हाँ। वो जब आप जिस दिन नियत करके निकलते हो घर से जूता खरीदने के लिए, हाँ, अब ले ही आते हो कोई ना कोई ले ही आते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। और फिर हमारे सारे सिनेमा मॉल्स हैं भी, सिनेमा है भी मॉल्स के अंदर, ज़्यादातर वो मॉल के अंदर घुसते हैं एक अलग ख्वारी है। सिनेमा हाउसेस ख़त्म ही हो गए हैं तकरीबन, इसी वजह से कि रश नहीं पड़ता। हाँ। और यहाँ पर एक और डिबेट, इस पे मेरा कोई ख्याल नहीं है अभी तक, लेकिन ये एक और डिबेट ये है कि अब जिस तरह ईद पे 5 फिल्में रिलीज़ हुई, उन 5 में से मैंने ये सुना है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे वो मसले हैं कि जी वो बिज़नेस करती है तो दिखाते नहीं, या नहीं करती तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो भी तो होता है ना, इंटरनेशनल फिल्म पे एक बड़ा रौला पड़ गया था कि जिस तरह बिजनेसमैन एलसी खोलता है ना अपने कारोबार के लिए, कोई भी जी मैंने मशीन मंगवानी है, वो मशीन $1,00,000 की है, तो वो कहता है जी मशीन $2,00,000 की है। वो 2 लाख की एलसी खुला के वहाँ पे उसने अपनी एक और एंटिटी बनाई होती है, वहाँ पे $2,00,000 पहुँचा के 1 लाख आगे कंपनी को दे के मशीन मंगवा लेते हैं, 1 लाख अपना पार्क कर लेते हैं बाहर। ठीक है, तो अच्छा वो फिल्मों के केसेस में भी हो रहा था कि फिल्म मंगवाई है और बिजनेस इतना नहीं हुआ जितना कहा है कि हुआ है, और पैसे बाहर पार्क कर लिए। अब ये एक अलग एक इंतज़ामी मसला है। बट अदरवाइज यहाँ पे हुआ ये कि ईद पे 5 फिल्में लगी और उनमें उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी 4 ने बिल्कुल बिजनेस नहीं किया और थोड़ा बहुत रश देखने को मिला। बिल्ला लौरिया, गोगा लौरिया या बिल्ला लौरिया, एक फिल्म थी मोहम्मद राना की, अभी ईद पे आई है। हाँ, अच्छा, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तो अब बुनियादी फ़र्क क्या था बाकी 4 फिल्मों में और इसमें? बाकी 4 फिल्में थीं वो घबराना नहीं है, और ये वो ज़रा स्टार कास्ट वो थी, ज़रा वो क्या कहते हैं अर्बन वाली, ये थी जग्गा गुजर टाइप फिल्म। बाकी लगी मल्टी वो प्लेक्स में, ये लगी सिंगल स्क्रीन पे। अच्छा, इसके बाद एक डिबेट ये शुरू हुई कि जी अगर आप मल्टीप्लेक्स में भी पहली 5 रोज़ $100 की कर दो,
तो वहाँ पे भी लोग आ जाएंगे। अब ये मुझे नहीं पता, सवाल ये है कि वो जो 100 रुपये वाला जो व्यूअर है वो शॉपिंग मॉल को चाहिए कि नहीं चाहिए? सिनेमा ओनर को तो चाहिए, सिनेमा ओनर को तो कुर्सी भरनी है। तो ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये एक नई डिबेट है। हाँ, यहाँ तो मॉल्स में वीकेंड पे घुसने नहीं देते सिंगल लड़कों को, ये भी एक मसला है। तो अगर कोई सही नीयत से भी आए और अपने भाई को लेकर आए फिल्म देखने के लिए, तो मॉल वाले ने बोलना जी फैमिली लेकर आए। वो बोलेगा जी मेरी फैमिली में माँ बाप नहीं है, अब ये मेरा भाई है, यही फैमिली है। तो फैमिली उसको नहीं मानेंगे, फैमिली मीन्स के कोई लेडीज़ लेकर आओ तो वो डिस्करेज होगा, तो फिर वो जाएगा ही नहीं। बड़े मसले हैं यार हमारे, बहुत मसले हैं हमारे। और ये जो मसले हैं ना, वो ये बहुत संजीदा गुफ्तगू से हल होने वाले हैं, जो कि हम करने को तैयार नहीं हैं। हम एक टेबल पे बैठने को ही तैयार नहीं। सबको पता है कि क्या ठीक है और सब उस पर कायम है। हाँ, और ये मतलब वही वाली बात कि हम बुनियादी तौर पे क्या करते हैं, आप और मैं जो है इस तरह बैठ के तो बकवास करते हैं। अच्छा, वो हमारी बकवास क्यों कोई 8-10 लोग सुन लेते हैं? क्योंकि हम कोई नया एंगल दे रहे होते हैं। मतलब हम वही वाली बात है कि न्यूज़ स्टोरी भी जब कर रहे हैं कवर, तो न्यूज़ पे तो हम नहीं बीट कर सकते BBC को या CNN को या जियो या RY को। और हम तो अक्सर बात तब करते हैं किसी चीज़ के ऊपर जब वो वायरल भी नहीं रहती। उसकी वजह ये कि स्टोरी हमें पता तो लग जाती है उसी वक्त जब आती है, और उसके ऊपर जो गुफ्तगू हो जाती है वो हो जाती है, सब कर लेते हैं उसके ऊपर। हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसमें नया एंगल क्या दें। तो वही चीज़ कि यहाँ पर नया एंगल जो है वो मतलब ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। वो एक जो स्टोरी है उसके कई एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी नहीं मतलब बात करने को तैयार। मतलब फिर वही बात है, ज़हन वो जो है ना कि यार ये सुन के मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, तो इसमें पड़ते ही नहीं। वो कहते हैं ना इंडिया में अगर आप पान लेने जाओ तो पान वाला आपको बताएगा कि जी कोहली को 1 डाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी को ऐसे फिक्स करना है, मोदी जी ये नहीं कर रहे, उसको सब आता है। नहीं आता तो वो पान बनाना नहीं आता तो इसी तरह हमारे पास एक्सपर्ट सारे हैं। मैं जितने बाबुओं के दफ्तर गया हूँ या सियासतदानों के दफ्तर गया हूँ, पता उनको सब है। हाँ। वो हो नहीं रहा। वो मैं ना वैसे बहुत ज़्यादा अब आके दुआएं देता हूँ अपने उस्तादों को, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। मतलब मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो। मैं तो जो मुझे थोड़ा बहुत मतलब वही बात है कि जाविया या एंगल के नया देना किसी भी कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे, या थोड़े से अपने को वो तख़य्युल इस्तेमाल करके कि अच्छा ये हुआ होगा तो फिर इसका मतलब ये कि ये होने जा रहा है, जो भी हम प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं सियासी इस तरह की। तो वो उसमें मुझे ये होता है कि जो हमारे उस्ताद थे ना वो हमारे साथ बैठते होते थे और बातें करते होते थे, और हमारे ख़यालात उनसे यकसर मुख्तलिफ थे, लेकिन वो बर्दाश्त करते थे और हम भी थोड़ा सा सिविल रहते थे। तो वही बात है कि थोड़ा थोड़ा हमें आ गया कि अच्छा इसको ऐसे भी देखा जा सकता है और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अब शायद वो जो है ना, मतलब एक जो है ना कि जो राब्ता है थ्रू अ स्क्रीन, उसमें आपको वो ज़रूरत पेश नहीं आती ज़्यादा सिविल रहने की, इसलिए अगला बंदा ज़्यादा टाइम भी नहीं देता। वो जो 1-to-1 एक राब्ता था उसमें ये था कि अब मैं अब जिस तरह आपके सामने बैठा हूँ मैं बहुत ज़्यादा गाली नहीं निकाल सकता आपको, यार सब बिल्कुल सामने बैठे हैं तो वो उसमें ये था कि आप ज़रा ज़्यादा सुन लेते थे दूसरे की, और फिर वो जो आपने बात सुनी होती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। फिर उस तरह का एक वाक़या आता है तो आप कहते हो कि अच्छा यार वो तो शायद इतना गलत नहीं कह रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब वक्त के साथ शायद मतलब वो हिंड्रेंस बन रही हैं अब हमारे लिए, वो जो है ना अपने ख्यालात को बदलने में। और पोलराइजेशन भी इतनी हो गई है इंटरनेट पे ख़ास तौर पे, वही आपकी वाली बात, जितनी भी मुझे गालियाँ आती हैं कमेंट्स में, इनबॉक्स में, सामने कोई नहीं देता एक बंदे को तो मैं, हालांकि आई एम वेरी बैड विद रिकग्नाइजिंग फेसेस, मगर एक को तो मैं पहचान गया था कि वो नेट पे मुझे गालियाँ देता था और फिर वो सेल्फी खिंचवाने आया। तो वो जब आप नेट पे देखते हो ना रेला लोगों का, मैं अक्सर उन लोगों से ख़ास तौर पे पूछता हूँ
पीपल हु वर सेलिब्रिटीज़ बिफोर इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट से पहले उनको आदत थी कि अच्छे ही लोग मिलते हैं और प्यार से ही मिलते हैं, और पहली बार उनको जो गाली सुनने को पड़ी वो इंटरनेट पे पड़ी तो उनको समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। तो वो उनको मैं अक्सर ये चीज़ समझाता हूँ कि वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, या तो उनको अटेंशन चाहिए आपकी, अगर आप उनको एड्रेस करोगे तो बोलेगा बिग फ़ैन, यही आता है। गाली आती है, भाई गाली क्यों दी, सॉरी सर बिग फ़ैन, आपकी अटेंशन चाहिए थी, तो भाई अटेंशन के लिए एक्सक्यूज़ भी बोल दे, बोलने वाली क्या बात है, एक्सक्यूज़ भी बोल दे। तो अब तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो कभी मतलब आप क्लास पढ़ा रहे हो या आप वैसे कहीं पे गए हो, तो कुछ भी आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है, उसके बाद आप किसी से पूछो कि कोई सवाल है, तो कोई भी नहीं सवाल करता। हाँ, तो आपको होता है कि अच्छा कोई सवाल नहीं है। आप कमरे से निकलते हो तो 25 इनबॉक्स में आते हैं कि सर वो जो ये कहा था, ये क्यों कहा था, जो उसको फलाना है, इसका क्या मतलब है। यार मैं पूछ रहा था कि कुछ सवाल है तो नहीं वो हमने शेम इतना डाल दिया ना, शेम का आंसर आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कि यार मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी कोई बात कर ली तो मेरी ले लेनी है, और सबके सामने ले लेनी है, और अगर आपकी क्रश भी बैठी हुई है तो उसके सामने तो हो ही नहीं सकता। तो वो, और प्लस शुरू से हमारी ट्रेनिंग ये रही कि जी सवाल कोई नहीं करना, पूछ लेते रस्मी, लेकिन चैलेंज मत करना मुझे। तो वो भी डरते हैं। स्टूडेंट्स की आपने बात की, हमारे यहाँ हम देखते हैं पॉलिटिशियंस दोबारा पॉलिटिक्स पे आते हैं थोड़ा सा, वो रिवायती होते हैं, घरों से आते हैं, और उनकी अच्छा एक तो मुझे आर्गूमेंट समझ नहीं आता कि जी ये जो कहते हैं ना जनरेशनल, उर्दू में क्या बोलते हैं, ओ अच्छा मरूसी सियासत। यार इस मुल्क में हर जूलर का बेटा जूलर है, ठीक है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस में, हालांकि उसमें पुलिस की स्किल नहीं है, लेकिन बाप अगर किनशिप है तो मिल रहा है। फौजी का बेटा फौजी है, तंदूर वाले का बेटा तंदूर चला रहा है, निहारी वाला निहारी, जो सब वो हैं, मगर सियासतदान का बेटा सियासतदान नहीं हो सकता। सियासतदान का बेटा सियासतदान नहीं हो सकता। और वही वाली चीज़ कि ख़ास तौर पे मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप कह रहे हो कि तुम नहीं सियासतदान हो सकते, बाकी जो मर्जी हो जाए। हाँ, और वो जो होता है ना कि अच्छा जी इसने उस पार्टी में सीनियर लीडर्स अभी थे तो ये जूनियर क्यों ऊपर आ गया। अगर उस पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है और उसके वोटर्स को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं। मतलब वो बात ठीक है या गलत है उसका मसला नहीं है। और आप फिर भी बात है, हम तो किसी को नहीं कहते कि आप अपने ख्यालात का इजहार ना करें। मतलब अगर आपके लिए एक इशू है तो बिल्कुल ठीक है, आप उस पार्टी को वोट भी ना करें, आप बरमला इन चीज़ों का इजहार भी करें। लेकिन इसके बाद ये समझना कि बाकी सारे बिल्कुल ही अकल से आ रही हैं, वो थोड़ा सा हाँ एक मसला है। ये जैसे अगर कहते हैं कि जी फलानी पार्टी का जलसा इतना बड़ा था, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा क्राउड था जो घरों में था, जो नहीं आया, तो वो भी तो एक नंबर है। बिल्कुल है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अच्छा हाँ, तो मैं उस पर कह रहा था कि जी मरूसी सियासत तो आ जाते हैं सियासतदान, जो एक हमारे स्टूडेंट यूनियन से निकलते थे, वो सिलसिला हमने बंद ही कर दिया। इसमें कि जी यहाँ से जी हथियार लेते हैं, हथियार उठाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए सिर्फ वो, तो हमने वो एक रूट ही बंद कर दिया, और हमने वो डिबेट का कल्चर ही ख़त्म कर दिया। विच इज़ वाई वी सी या तो तुम ये हो या ये हो, मतलब फ़ौरन टीटी सर पे आ जाती है। मुझे एक ही पोस्ट के नीचे लोगों ने मुझे 3 पार्टियों का सपोर्टर एक्यूज़ किया हालांकि बात में किसी की भी नहीं करा। तो फिर अच्छे सियासतदान कहाँ से आएंगे अगर पढ़ा लिखा बच्चा ही ट्रेन नहीं हो रहा टू हाउ टू कंडक्ट हिमसेल्फ एज अ पॉलिटिशियन, तो वो तो यूनिलीवर ही जाएगा सीधा, या वो इमिग्रेशन करके बाहर जाएगा। तो पीछे तो सियासतदान फिर वही रहेगा जिसको जो कुछ नहीं करेगा वही सियासत करेगा, और जो कुछ नहीं करता और सियासत करेगा तो वो सोच ले क्या ही फैसले कर लेगा आपके लिए। यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी के नाम पे एक अजीबोगरीब चीज़ शुरू हो गई है। वो ये है कि अभी अगर आपने पीपल्स पार्टी की बुराई की है तो अब आप पे लाजिम है कि उसी जुमले में पीटीआई और पीएमएलएन की भी करें। अगर आप ये नहीं करते तो आप न्यूट्रल नहीं हैं। भाई ये किस किस्म की एक तो वैसे पता है ये न्यूट्रल होना भी जिसको आज बहुत बड़ा एक माना जाता है क्वालिटी, ये कोई क्वालिटी नहीं है। ये जो होता है कि न्यूट्रल जर्नलिज्म, मतलब दुनिया की कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट होती है। हाँ, मतलब मसला ये है कि आप इशू टू इशू आप कहोगे कि मेरी नज़र में ये ठीक है और ये ख़राब है। अब बात ये हो रही है कि आपने तंदूर के ऊपर एक
कहा है कि फलानी पार्टी को बुरा कि उसकी तंदूर की पॉलिसी ठीक नहीं है। अब आप उसी जुमले में बाकी दो पार्टियों की बुराई कैसे करो? मतलब बात ही नहीं हो रही, उनका लेना देना ही कोई नहीं है तंदूर से। तो ये एक जो है ना, यहाँ पे न्यूट्रलिटी का जो मतलब माना जाता है ना, वो है सबको गाली निकालना। यहाँ पे सहाफ़ी भी वो हिट है जो सबको गाली निकालता है। तो फिर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि पॉलिटिक्स करना कितना मुश्किल काम है, वोट मांगना है कितना मुश्किल काम। वो एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। वो मिस जो है वो MISS है। वो इस बारे में है कि ख़वातीन की जो है ना वो अक्कासी ठीक नहीं होती मीडिया के ऊपर। तो उसमें एक वो जुमला मुझे बड़ा पसंद है। उसमें वो बता रहे थे कि जी वो ख़वातीन को मॉडल इतने % जो शोज़ या ड्रामे या फिल्में आती हैं उनको मॉडल दिखाया जाता है, इतने % है उनको डॉक्टर दिखाया जाता है, और छोटी % है उनको इंजीनियर दिखाया जाता है। सबसे कम जो चीज़ दिखाई जाती है वो है जो दुनिया में सबसे बड़ा काम है, लेजिस्लेशन। उनको पॉलिटिशियन नहीं दिखाया जाता। तो ये सबसे बड़ा काम है जिसको गाली बना दिया गया यहाँ पे। तो इस रवैये के साथ ये उम्मीद रखना कि इस शोबे में बेहतरी आएगी बड़ा मुश्किल है। मतलब वही बात है कि इससे तो मरूसी सियासत बढ़ेगी, वही आएगा जिसका बाप था। हाँ, इससे तो नया बंदा आएगा ही नहीं। गाली दे दिया आपने इसको। और वो यार हमारे लोगों को ये कब समझ आएगा कि MNA MP ने आपकी सड़क नहीं बनानी। देखें यहाँ पे जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि अगर आप वो जो है ना कि ख्याल के सियासत है ही गंदा धंधा और ये वो सारा कुछ, तो इसका मतलब है कि आप उस नैरेटिव में आ गए हैं जो एंटी सियासत 75 साल इस मुल्क में चलाया गया। क्योंकि पूरी दुनिया में सियासतदान ही होते हैं। मतलब आप यहाँ पे कह रहे हो कि ना वो ना करें, कोई और कर दे कुछ, तो आप पूरी दुनिया से एक अलहदा रूट लेने के चक्कर में हैं। अगर 75 साल में नहीं चला तो आगे भी पता नहीं कितनी चांसेस हैं कि वो चलेगा। वही ना, अभी अबू धाबी के किंग की डेथ हुई तो जनरल बाजवा भी गए वहाँ। तो एक साहब ने ट्वीट यही की थी कि और कितने मुल्कों के आर्मी चीफ आए हैं, और अगर सिर्फ हमारे दिख रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। एंड इफ़ वी आर द वे वी आर, तो हाँ, तो यहाँ अब बाहर के मुल्क कितने अरसे से इस तरह की चीज़ें करते हैं कि उनसे जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है लॉन्ग टर्म और सियासतदान बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कोई रियासत के अहलकारों से भी हमें मिलवा दें कि हमें पता रहे कि ये चलता रहेगा। तो ये कितने अफसोस की बात है कि हमें लगता है कि सियासतदान जो हैं वो एक पॉलिसी को ज़्यादा अरसा नहीं चला पाएंगे। हमें रियासत में से कोई चाहिए अश्योर करने के लिए कि ये अगर हम आज इस डील में जा रहे हैं तो ये चलेगी। तो ये बड़े मसाइल हैं। खैर यार, आते थोड़ा लाइटर नोट पे। ये कि आप लाहौर से हैं और मैं कराची से। इंटरनेट पे हम बहुत देखते हैं लाहौर वर्सेस कराची। मैंने गिवन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस इन ट्रैवलिंग, कराची से बाहर ना अच्छा खाना है ना अच्छा इंटरनेट। कराची से 2 घंटे किसी भी डायरेक्शन में जाओ 16th सेंचुरी, इसलिए हम ट्रैवल ही नहीं करते। लाहौर इस्लामाबाद के जो मेरे दोस्त हैं, आई रियली एनवी देम, गाड़ी निकाली चले गए जी पहाड़ों पे। मोटरवे भी अच्छा है, कुछ छीने भी नहीं आएगा गाड़ी, मोबाइल भी सही रहेगा। रज़ा समो को एक बार मोबाइल बंद हो गया तो उसके पास जोंग की डिवाइस थी, उसके पास लैपटॉप था। तो उसने गाड़ी साइड पे नहर पे खड़ी की रात के 12 बजे और लैपटॉप खुल के खड़ा है, और वहाँ से उसने मैसेंजर से दोस्त को कहा कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, गाड़ी में मसला हो गया, आ जा। हम समझ ही नहीं पाई यार ये कैसे हो सकता है, लैपटॉप लेके रात 12 बजे एक बंदा रोड पे खड़ा है। खैर, तो ये वाला पार्ट में ज़रूर एनवी करता हूँ दैट यू गाइस गेट टू मूव अराउंड वेरी इजीली एंड इन ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। बट यार खाने सिर्फ कराची के, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो अगर सिर्फ खाने की बात करें ना, तो खाने एक तो ज़ाहिर है पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लोग आके कभी ना कभी रुके होंगे, उन सबके हाथ का जायका इधर है। दूसरी चीज़ ये है कि लाहौर में तो जानबूझ के डिलिबरेटली खाना ख़राब किया गया। Really? हाँ, You think so? Why? उसकी वजह ये है कि लाहौर का आपको पता है कारोबारी भी सुस्त है बाकी सब की तरह। हाँ। तो वो उन्होंने ये सोचा रेस्टोरेंटियर्स ने
कि जो हम हर वक्त ब्लैकमेल होते रहते हैं शेफ़ के हाथों, कि हम एक बंदा हमारे पास है, उसको कोई और रेस्टोरेंट उठा के ले गया, हमारा टेस्ट बदल गया, वो जिधर गया था उसने 8 दिन खाना बेचा तो वो कहीं और चला गया, उसका टेस्ट ख़राब हो गया। तो हम पूरे शहर का मेन्यू भी एक कर देते हैं, जायका भी एक कर देते हैं, जाओ फिर जिसने जिधर जाना जाए। तो ये तो बाकायदा सोची समझी साजिश स्कीम के तहत ये हुआ है लाहौर के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी खैर मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ, तो मुझे पहले मैं परसों गया तो मुझे इस्लामाबादियों पे गुस्सा चढ़ गया। अब मैं कराची आया हूँ तो मुझे कराची वालों पे गुस्सा चढ़ गया। उसकी वजह कितना अच्छा मौसम वहाँ पे तो आपकी सोच है कि क्या थप्पड़ पड़ते हैं गर्मी के। हाँ, तो लेकिन अदरवाइज़ वो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की और फ्रीली रोमिंग अराउंड की और इस तरह की बातें की हैं, वो जाहिर है वहाँ पे है। और जितना लाहौर में रहना आसान है ना, हाँ, और बल्कि मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि वो खातून मेरे घर आई और उनको दोस्त लेके आया कि यार वो किसी से मिलवाना है। मैंने कहा वो खातून आ गई, तो मैंने कहा जी फरमाया। उन्होंने कहा जी कि मैं म्यूज़िशियन हूँ और मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं ज़रा मिलने आई थी। तो मैंने उनको जो है ना वो कहा कि देखिए मसला ये है कि मुझे ये तो पता नहीं कि आपका जो करियर है म्यूज़िक में वो चलेगा कि नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब कराची में वो एक सक्सेसफुल थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा लाहौर में ये तो मुझे नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आपका किचन वैसे ही चलेगा जैसे वहाँ चल रहा था, क्योंकि लाहौर में ना बस रोटी आ जाती है आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो खैर लाहौर में जितना रहना आसान है ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। हाउ कम? वो फ्रस्ट्रेटिंग इस तरह है कि यहाँ पे मसलन आपने, मुझे नहीं पता कराची का सबसे महंगा फेज़ कौन सा है DHA का? आई थिंक फेज़ 5। अच्छा, ओके। सो फेज़ 5 में जिस वक्त घर बन रहा होता है कोई, तो वहाँ पे रात को मजदूर रहते भी होंगे, वहाँ पे बाहर एक ने चारपाई भी डाली होती होगी, उसने बकरी भी बांधी होती होगी। लाहौर के डिफेंस में कभी देखा? नहीं। गायब हो जाता है वहाँ पे, जिस वक्त काम हो रहा है नहीं हो रहा तो यम पम। अच्छा, इसी पता नहीं वो कैसे होता है, आई डोंट नो। इसी तरह लाहौर कराची में आप मुख्तलिफ इलाके हैं, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन मैं आपके साथ अभी गाड़ी में बैठ के आया हूँ और भी मैं 2-4 दफ़ा आया हूँ। तो आप इलाकों से गुजरते हो तो आपको लगता है कि ये 60s लग रहा है, बिल्डिंग से, हालात से, मॉल से। 70s लग रहा है, ये 90s लग रहा है। लाहौर में एवरीथिंग इज 2010 फ्लैट आउट, वो नया हो गया है। इसी तरह कराची में जब आप किसी रैंडम बंदे को पकड़ के, अमीर को गरीब को, शुरू हो जाएं कि वो तुम्हें पता है कि फ़लानी कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं या फ़लानी कम्युनिटी के लोगों को कुट पड़ी है, या कोई भी आप तस्करा शुरू कर दें, तो वो कहेगा हाँ मुझे पता है, वो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे हुआ था, वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें। आप जब किसी लाहौरी से इस तरह की बात करेंगे ना, वो कहेगा हैं, कब, क्यों, रोका क्यों नहीं? अच्छा, उसमें मसला ये नहीं है कि वो उसका दिल जो है वो नहीं धड़कता लोगों से, उसको नहीं पता, वो एक आइलैंड है वहाँ सब कुछ ठीक है, अपनी दुनिया में मगन है वो। तो लाहौरी से रास्ता क्यों नहीं बताते? व्हाई इज दिस फेमस? व्हाई इज दिस फेमस? देयर मस्ट बी सम ट्रुथ टू इट। हाँ, नहीं वो तो है। अच्छा, मुझे सोचना पड़ेगा इस पे। या फिर ये कि लाइक दे वे टू नाइस एंड दे डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। कि यार एक साहिल आया मुझसे कुछ पूछने, मैं इसको खाली हाथ नहीं भेज सकता, तो मैंने वैसे दोबारा से कभी मिलना नहीं है ठीक है, तो मैं इसको कोई होप दे देता हूँ। मैं इसको खाली हाथ नहीं भेजना चाह रहा। आई थिंक लाहौरीज आर मिस इंटरप्रेटेड एंड दे रियली नाइस, मगर वो उनको लोगों ने थोड़ा सा ईवल कर दिया है। दे मीन वेल फ्रॉम देयर हार्ट कि यार चलो शायद वहाँ हो, और अगर हो तो गुड फॉर हिम, नहीं हो तो चलो थोड़ी होप तो मिली उसको। हाँ हाँ, कि वो मतलब खड़े होके पूछने से बेहतर है कि आप चलते फिरते ढूंढ लो। हाँ, they can't disappoint others
एंड दे प्रॉब्ली फील डिसअपॉइंटमेंट इन देमसेल्व्स कि यार ये मुझे क्यों नहीं पता था। लाहौरियों से ना नहीं होती, इसमें तो कोई शक हाँ, नहीं है। ये वाली वो बात तो, और वो हमें तो मतलब वही बात है कि घरों से शायद ये वो होता है, तरबियत मिलती है कि वो जब किसी चीज़ को कोई ना करनी हो ना तो घर वाले भी कहते हैं कि उन्होंने कहीं कि एंज हो ऐसी तो एंज हो ऐसी तो एंज हो ऐसी तो फिर ऐसले करके नहीं हो सकता। हाँ मतलब ये नहीं कहते कि उसको को नहीं यार नहीं करना, हाँ वो एक पूरी गेम एक घुमा के तो हम हैं नाइस। हाँ थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर लाहौर डिफेंस की बात कर रहे थे यार, लाहौर के डिफेंस में आप कहीं से भी घुसें कोई पूछने वाला खड़ा होता है कि जी किधर जा रहे हैं, क्योंकि कैंटोनमेंट है, टेक्निकली ये भी कैंटोनमेंट है, मगर यहाँ आप कहीं से भी घुस जाओ कुछ भी कर लो और खुला डुल्ला हिसाब है। आई डोंट नो, एक ही फ्रेमवर्क है लेकिन ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। इज़ इट बिकॉज उनके अपने घर वहाँ हैं तो ज़रा ज़्यादा चेक इन बैलेंस है, यहाँ ठीक है जी पकड़ा दिया जी मेमनों को रह रहे हैं, ठीक है ना जी दूसरे रह रहे हैं, सिंधी बॉयज़ रह रहे हैं, ठीक है ना, तो हम तो नहीं रह रहे, तो क्या ज़रूरत बैरियर लगाने की। तो बट लाहौर का डिफेंस इज़ अमेजिंग यार, बहुत अच्छी सड़कें हैं यार, लाहौर की पूरी सड़कें अलग अच्छी हैं। मुझे बड़ा दुख होता है यार, खुशी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुश बहुत होता हूँ कि चलो यार कोई किसी को तो कुछ मिल रहा है यार, किसी को तो कुछ मिल रहा है। चलो ठीक है, ये नहीं वो नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई तो खुश है इस मुल्क में, कोई तो बेचारा बगैर खड्डों के जा रहा है। तो बट या मैन यहाँ पे तो पता नहीं क्या सीन है यार, कराची इज़ लाइक होपलेस नाउ। आई थिंक बड़ा गिचमिच, वो नहीं पतंग उड़ाते थे, बसंत पे भी मैं आऊँगा, पतंग उड़ाते थे तो वो गुंजल हो जाता था मांझा, तो कभी कभी वो स्टेज पे होता था कि खुल सकता था और आप खोल लेते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था वो इतना टाइट हो जाता था कि यार इसको इधर से और इधर से काट ही दो, वही बेहतर है। तो आई थिंक कराची की भी जो पॉलिटिक्स और डायनामिक्स और इतनी मिक्स रेस रहती हैं यहाँ पे, और कोहेजन नहीं है, और सब अपने साइलोज में रह रहे हैं, सबके गैंग्स भी हैं अपने, और इतने लोगों का इतना स्टेक भी है, इधर का पानी में भी पैसा है, मिट्टी में भी पैसा है, यहाँ पे बाकायदा बजरी का भी एक गैंग है। so, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि शायद अगर कराची को भी उस तरह से इन्फ्लुएंस ना किया जाता, सियासतदानों के हाथ में रहने दिया जाता, तो इसका हाल बेहतर होता। क्योंकि हाँ इवेंचुअली सियासतदान ने भी तो इधर ही रहना था। हम फैसल सब्जवारी के घर जाके पूछ तो सकते हैं ना भाई क्यों नहीं बनी रोड, बट हम किसी और के नहीं जा सकते। और फिर आप वो देखें ना कि मतलब बेसिकली सिंध के 3 शहरों की अगर आप सीटें निकालें तो वो बाकी पूरे सिंध से ज़्यादा बनती हैं। तो अब वो जो एक सिस्टमेटिक कोशिश हुई है कि किस तरह से यहाँ पे हर वक्त ये होता है ना कि किसी के हाथ में पूरी पावर नहीं जाने देती, ये भी सारी है। तो वो उस इतने सालों से वो जो कोशिश है जो कि आप बहुत हद तक उसके करीब पहुँच चुके हैं, उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। मतलब आप देखें ना पंजाब में, या कम से कम लाहौर की, पंजाब में भी, लाहौर में तो ख़ास तौर पे, कि जो MNA है उसी पार्टी का MP है, उसी पार्टी का नीचे अगर कोई बल्दिया का है तो उसी पार्टी का। यहाँ पे आपका जो नाजिम कोई और है, MP कोई और है, और MNA कोई और है, CM कोई और है, खिचड़ी है यहाँ। तो यानी हम भूल ही जाएं, होप ही ना रखें। हाँ वैसे तो मतलब कोशिश वही होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को लाया जाए जिनसे पूछा जा सके। हाँ बेसिकली इस्लामाबाद में घर ले लेते हैं, वो अब नहीं आप ख़रीद सकते हो। तो मतलब वैसे तो खैर कराची बहुत शायद सबसे महंगा शहर है, लेकिन इस्लामाबाद को भी आग लग गई है। इस्लामाबाद के अगर आप एयरपोर्ट से निकलें, ऑल द बिल बोर्ड्स यू सी इज़ जस्ट हाउसेस, मतलब फलाना व्यू सिटी, लेक सिटी, फलाना सिटी, पार्क व्यू, दिस व्यू, दैट व्यू, इट्स जस्ट दैट। मतलब आप लगता है आप रियल स्टेट के लाला लैंड में आ गए हैं, आपको चारों तरफ यही दिख रहा है। हाँ, और लाहौर इस मामले में ना कि आप मेरे ख्याल में कराची और इस्लामाबाद का 10 मरले का घर बेच के कम से कम 3 कनाल लाहौर में ले सकते हैं, बेहतरीन घर। लाहौर के भी रियल एस्टेट इन दोनों शहरों के मुकाबले में काम है। अच्छा, बसंत की बात कर रहे थे, डू यू रिमेम्बर, हाउ वेल डू यू रिमेम्बर बसंत? मैं तो होस्ट होता था, मैं तो जब ख़त्म हुई है तो उस आखिरी 2-3 साल ऐसे थे कि जिसमें मैंने छतें ली हुई थी शहर में, जिसमें इस्लामाबाद, कनाडा, जापान से दोस्त आए हुए थे। वाह। तो और मैं तो मतलब
आपस की बात है, अब तो खैर मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन आखिरी 2 साल तो ऐसे थे, मतलब आखिरी साल के बाद जब ये बसंत पे पहली दफ़ा बैन लगा तो मैंने शुक्र अदा किया था। उसकी वजह ये है कि रात 11:15 बजे तक मैं गली में गाड़ियाँ पार्क करवा रहा था। इतने लोग आए थे? इतने लोग आते थे मेरे पास। क्या बात है। तो लेकिन यार बसंत से हम कितना कमा सकते थे ना, क्या बात एज अ नेशन, अगर हम सिर्फ उसको सोर्स को पकड़ लें। ऑब्वियसली नोबडी वांट्स कि जी किसी का नुकसान हो, किसी का गला कटे, कोई भी नहीं चाहता, मगर यही कुछ लोग ईगो के हाथों मारे जाते हैं कि जी साड़ी पतंग कैसे कट सकती है जी, तो वो फिर केमिकल भी लगाते हैं और उसकी वजह से पूरे शहर का फन आपने छीन लिया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू ब्लैक डार्क फिशेस लाइक अगली डकलिंग्स। बिल्कुल। आप देखें असल में तो मसला ये स्किल सारा चला गया। ये एक तो केमिकल की वजह से, दूसरा मोटी डोर की वजह से। अच्छा, हमारे दौर में क्या होता था कि जब आपने एक ख़ास साइज़ से बड़ा गुड्डा उड़ाना है ना, मसलन आपने 10 तावा उड़ाना है, अब 10 तावा एक डोर से उड़ ही नहीं सकता था। उसकी वजह कि हमारे दौर में सबसे मोटी डोर होती थी 2 रीच, ठीक है। अच्छा, अब 2 रीच भी जिस तरह की डोर थी, ये बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है जो कह रहे हो आप, बहुत माजरत, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इतनी मोटी डोर नहीं थी। जो सबसे मोटी डोर थी वो भी इतनी मोटी नहीं थी। होता क्या था कि जब वो बाइक पे आके लगती थी ना, जख्मी बंदा होता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हाथ मार देता था, हाथ नहीं भी मारता था तो इधर भी वो टूट जाती थी। आपने कितने केसेस सुनते थे कि लोग मर ही गए। अच्छा, उसमें स्किल क्या होता था कि आपने 10 तावा उड़ाना है तो आप 3, 4, 5, 6 या इससे भी बड़ा उड़ाना है, आप डोरें मिला के, चरखियाँ मिला के उड़ाते थे। ये स्किल था, ये मैं और आप नहीं कर सकते। ओह शिट, ये मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी कि ये दोनों तो कर ही नहीं सकते, तो सबको करना चाहिए। उन्होंने इतनी मोटी डोर निकाल दी कि आप एक डोर से उड़ा लो बड़ा गुड्डा। जब वो इतनी मोटी डोर से उड़ाते थे फिर वो पूरी गर्दन काट के जाती थी, क्योंकि वो तो नहीं टूट रही, वो तो आपके हाथ से नहीं टूट रही, तो वो गर्दन से कैसे टूटेगी। तो केमिकल प्लस दिस, और वही बात है, मुझे मकसद नहीं समझ आया बड़ा गुड्डा उड़ाने का। स्किल जब आप अपना डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, अगर आपने एक ही डोर से उड़ानी तो छोटा वाला उड़ा लो। अच्छा, ये वाली साइंस मुझे नहीं पता थी। मुझे बस ये था कि यार मेरी कट नहीं सकती तो केमिकल लगाऊंगा ताकि और वाह मेरी, और फायरिंग भी, फिर फायर भी मैं खोलूं। केमिकल तो है ही नायलॉन। हाँ, तो नायलॉन है। हाँ। अच्छा, फिर इस वक्त आजकल एक बड़ा मसला है लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, वो ये कि वहाँ पे पाबंदी है, बड़ी सख्त पाबंदी है। वो पाबंदी इस तरह की नहीं है कि आप उड़ा रहे हो तो आपको पकड़ लेंगे, वो तो पकड़ ही लेंगे। वो तो उसके लिए तो ड्रोन भी उड़ा रहे हैं, और वो हाँ पुलिस ड्रोन उड़ा रही है। सो होता ये है कि मोहल्लों में पुलिस ड्रोन उड़ाती है, ये देखने, गुड्डा तो आपको नजर आ रहा है आसमान पे उड़ता हुआ, उन्होंने ये देखना है कि किस छत से उड़ रहा है, ताकि वो उस घर में घुसे। क्या टेक्नोलॉजी। हाँ। अच्छा, अब वो हुआ ये है, उसके मुकाबले में पतंगबाजों ने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए देखने के लिए कि पुलिस किधर आ रही है। तो आप पैरेलल ना ड्रोन उड़ रहे हैं, वो पतंगबाजों को मॉनिटर कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो यार एक मसला है, इसमें ये मसला नहीं है, ये तो ठीक है, पाबंदी है, उनको पकड़ लिया, ठीक है। जो एक और मसला है वो ये है कि कनाडा में शौक पैदा हो रहा है पतंगबाजी का। मतलब वो जाहिर है ज़्यादातर तो पाकिस्तानी इंडियन ही हैं जो उड़ाना चाहते हैं, कुछ गोरे भी मिल गए होंगे। वो अब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं पतंगें, डोरें, और यहाँ से कंटेनर भर के जाते हैं ना यार पतंगों डोरों के। जो उसमें मसला है वो ये है कि यहाँ पे सख्ती इस किस्म की है कि आपको अगर पतंग बनाते या डोर लगाते देख लिया तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। सो अब ये जो बनाने वाले हैं ये लोगों के घरों में जाके छुप छुप के बना रहे हैं, और वो मतलब इनको अगर इस किस्म का कोई लाइसेंस दे दिया जाए, या इनको इस किस्म की कोई हुकूमत अपनी सरपरस्ती में कोई स्पेस दे दे कि जिससे इंश्योर भी किया जा सकता है कि यहाँ नहीं उड़ रही, बाहर ही जा रही है, तो वो बना के बस एक्सपोर्ट हो जाए, यहाँ तो उड़ ही नहीं रही। हाँ, तो ये बड़े आजकल उनके मसले चल रहे हैं यार। मतलब उड़ाने, अब वैसे भी उड़ाओ तो पुलिस पकड़ लेगी। सो इट्स नॉट जस्ट बसंत, नहीं, पूरा स्किल ही खत्म कर दो, स्पोर्ट ही खत्म कर दिया। शिट यार। और दूसरा फिर भी बात चले, मुझे ये समझ आती है, पहले तो एक ये डिबेट थी ना कि जी पूरा साल ना उड़ाने दें, सिर्फ बसंत पे उड़ाने दें। फिर उन्होंने कहा जी 2 दिन भी क्यों उड़ाने दें, महल्लों में छतों पे नीचे लोगों को कैसे कहें कि आप ना गुजरें। मसला ये कि बस अगर इस्लामाबाद में
पार्क में बसंत हो सकती है, तो लाहौर में जल्लो में क्यों नहीं हो सकती? तो वो आपको पता है फिर उसमें और बड़े मसाइल खड़े हो गए हुए हैं कि ये त्यौहार पता नहीं हमारा है कि नहीं है। हाँ, वो फिर तो बात ही वहीं कहीं और ही निकल जाती है। इट्स जस्ट सैड मैन। मैं एक ही अटेंड की थी, दैट वाज बैक इन 2003। बड़ा मज़ा आया था। उस जैसा इवेंट कोई नहीं था पाकिस्तान में। हाँ, लाइक दिस कुड हैव पुट अस ऑन अ ग्लोबल मैप। गोरे आते, मतलब सोचो आजकल इन्फ्लुएंसर्स के दौर में जब ये वाले व्लॉग्स आते और ये जब नास डेली बना के जाता, खैर उसको तो हमने आने नहीं देता, तो इसराइली है, चलो उसकी बीवी सही या दूसरा कोई गोरा शोरा, वो फिर क्या अट्रैक्शन आनी थी कि यार ये पतंगों का क्या सीज़न है, लाहौर ने तो भर जाना था बहुत। और ये मतलब उस दौर में भी बहुत पैसा कमा रहे थे। हाँ, ये तो इसमें अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें लोग ज़िम्मेदार होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सरकार ज़िम्मेदार होती है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं इसको ख़त्म करने में। कुछ लोगों की वजह से ना पूरा वही ख़त्म हो गया। यही हाल हम देखते हैं। अच्छा, हमें फेस्टिवल्स हो गए, इवेंट्स हो गए। फेस्टिवल इवेंट्स से भी सुन लें कि हम बेसिकली, आपको पता है कि मैं और मेरी बेगम जो है वो हम पूरी दुनिया में यहाँ से म्यूजिशियंस और डांसर्स प्रिपेयर करके हम जाते थे, परफॉर्म करते थे। हमारा पोलैंड भी गए थे, बहुत जगहों पे गए। वो बेसिकली तो यूनेस्को का इदारा है ना, सी ऑफ, जिसके हम मेंबर हैं, पाकिस्तान चैप्टर हम ही हैं। तो हम पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। अब हम क्योंकि पार्टनर थे तो उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान में भी कराएं और हम आएंगे और पूरी दुनिया से परफॉर्मर लेके आएंगे। और हमने कहा अच्छा, ज़बरदस्त। हमने यहाँ पे पिच किया, हमने यहाँ पे सरकार को कहा कि जी इस तरह वो आ रहे हैं और आपने टिकट भी नहीं देनी, बस स्टे दे दें और वो खुद ही आ जाएंगे और कोई 2 टाइम का खाना दे दें और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, और यहाँ पे देखें कि टच परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं, गाने परफॉर्म कर रहे हैं और ये वो। तो पहला तो उसमें ये आया कि यार ये डांस और म्यूज़िक, फोक डांस और फोक म्यूज़िक और फोकलोर एंड वो सारा, इसमें से अगर आप डांस और म्यूज़िक निकाल देना तो बचा ही क्या पीछे। उनको समझाया कि यार ये तो नहीं निकल सकते, मतलब वो करने ये आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा। फिर दूसरा मसला आया कि उन्होंने कहा वो कितने लोग होंगे। तो हमने कहा यार फेस्टिवल है, कम से कम 5 मुल्क तो बुलाने पड़ेंगे, उससे कम में तो फेस्टिवल नहीं होगा। तो 5 मुल्कों का मतलब ये है कि 10 परफॉर्मर भी हों कम से कम, वैसे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन 10 भी हों, कुछ 2-4 अमले वाले साथ, तो इस तरह वो करके उन्होंने कहा 50 वीज़े 50 वीज़े तो नहीं मिल सकते। वो आज तक हुआ ही नहीं। वो तैयार बैठे हैं आने के लिए वो पैसे भी नहीं मांग रहे, ना उनको परफॉर्मेंस की फीस देनी है, ना उनको टिकट देना है। हद है यार। वो बस ये है कि वो आएंगे, उनको कुछ छोटे, और वो भी नहीं कि उनको पीसी में ठहराना है। आप सरकारी जो रेस्ट हाउस टाइप होता है वहाँ पे ठहरा दो, बस उनको एक आधा कोई बादशाही मस्जिद का विजिट करवा दो। हाँ, दिल्ली दरवाज़ा दिखा दो जी, मुगल यहाँ से गुजरते थे। हाँ, उसमें खुश हो जाएंगे यार। हद है। अच्छा, हम लोग वीज़ा देने के मामले में इतने कंजूस क्यों हैं? नहीं देना वीज़ा तो उनको बेसिकली उनका कसूर नहीं है। हमारे कहते हैं कि जी इतने फॉरेनर के वीज़े चाहिए तो वो हमारे इख्तियार से बाहर है किसी और नाल गल करो। अच्छा, किसी दोस्त ने अप्लाई करना था ई वीज़ा, आई थिंक इंग्लैंड से, पता नहीं कहाँ से, तो बोला जी ठीक है जी ई वीज़ा है, तो ये दस्तावेज़ात लेके कल एम्बेसी आ जाए। तो ई क्यों लिखा है फिर? अगर आना, हमें ना हमारी गवर्नमेंट को कागज़ जमा करने का शौक है, कागज़ लाई जाओ मोटे मोटे थद्दे। तो कह रहे जी ई वीज़ा किस बात का? अगर मैंने आके मतलब खुद सब करवाना, कह रहे नहीं वो थंब इम्प्रेशन के लिए। यार समझ से ही बाहर है यार। यहाँ पे तो आप मज़ेदार ये सुने कि मेरे एक दोस्त DHA में रहता है, उसका बच्चा पैदा हुआ अमार हॉस्पिटल में गुलबर्ग में। तो DHA तो प्राइवेट एक एंटिटी है, वो तो कंटोनमेंट बोर्ड लगता है ना उसको। वो वहाँ पे चला गया बे फॉर्म बनवाने। तो वो जब बे फॉर्म बनवाने गया तो उन्होंने कहा जी कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, उसने कहा जी अमार हॉस्पिटल। तो उसने कहा कि ये तो फिर वहाँ जाएँ, वहाँ गुलबर्ग UC से बनेगा इसका बे फॉर्म। हाँ, उसने कहा पर मैं रहता DHA में। उन्होंने कहा आप तो रहते होंगे लेकिन बच्चा तो वहाँ पैदा हुआ। मतलब अच्छा, स्टेट विद इन स्टेट। उसने कहा अच्छा ठीक है। वो खड़ा होने हुआ, वो निकलने लगा, तो उसने कहा अब आप उधर जा रहे हैं UC गुलबर्ग? उसने कहा हाँ।
कहता है वो कहेंगे जब आपका आईडी कार्ड DHA का है तो बेफॉर्म यहाँ से कैसे बनेगा। ये फिर बैठ गया, बताएं कि बताएं कितने पैसे। उसने कहा पैसे नहीं चाहिए। फिर कहते हैं आप एक एफिडेविट लिखें कि आपका बच्चा घर में पैदा हुआ, तो फक, तो हम यहाँ से बना देंगे। अच्छा, उसने कहा कि यार कोई और रास्ता। उसने कहा नहीं यही रास्ता। ये फिर मिला उनके, इसने करवा भी लिया, एफिडेविट भी दिया, करवा भी लिया। फिर ये अफसर से मिला, उसने कहा यार ये क्या है। तो उसने कहा आप पैसे ले लिया करें, ये कर लिया। उसने कहा नहीं आपसे किसी ने पैसे मांगे। उसने कहा नहीं पैसों का मसला ही नहीं। उसने भी उसको कानून दिखाया लेटेस्ट 1928 का कि बच्चा जहाँ पैदा होगा वहीं का उसका बेफॉर्म बनेगा। उसने कहा यहाँ पे आके लोग लड़ते थे, तो ये हमने तरीका दरियाफ्त किया है कि आप एफिडेविट दे दो कि घर पे पैदा हुआ है तो बना देंगे। तो यार फ्यूचर हिस्टोरियंस जब दस्तावेजात से गुजरेंगे बोलेंगे यार इस टेक्नोलॉजी के बावजूद इतने बच्चे घर में क्यों हो रहे थे। फ्यूचर को आप छोड़ दें, मसला ये है कि इस वक्त जो आपकी हेल्थ की जितने प्लान्स बनते हैं जच्चा बच्चा में ख़ास तौर पे, डाटा ही स्क्यूड है। लोगों ने एवं ही लिखा हुआ है कि बच्चा घर में पैदा हुआ है, अस्पताल में हुआ है। ओ इस वक्त जो आप प्लान बना रहे हैं, हाँ, वो जिन नंबर्स के ऊपर बना रहे हैं वो ठीक ही नहीं है। ओह यस, तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रूड होंगी। शिट यार। तो ना सिर्फ ये कि कागज़ इकट्ठे हो रहे हैं, वो कागज़ पे डाटा भी गलत है। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही यूजलेस है। यानी हम फजूल में जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी नौकरियां, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और बल्कि वही बात, जिसने ये तरीका दरियाफ्त किया है हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो चक्कर बचा रहा है आपके, बजाय कि आप इधर से उधर उधर से उधर होते जाओगे। उसने एक तरीका निकाल दिया कि यार ये ले। और अच्छा, हमारे एफिडेविट का बड़ा सीन है, हर चीज़ में एफिडेविट ले आओ। यहाँ पे वो इसी से, बल्कि वो रहता ना कि वो भी एक हुआ कि एक दफ़ा सरकार ने DHQs के लिए पैसे पकड़े यूरोपियन यूनियन से शायद, कि जी वो हम यहाँ पे बड़ा आला बनाएंगे जच्चा बच्चा टाइप और इस तरह का। तो उसमें भी वो सुना ये है कि वहाँ से पैसे आ गए, इन्होंने बना भी दिए। तो अब वहाँ पे आ ही नहीं रहे थे मरीज़, तो इन्होंने बड़ा पुश किया लोगों को, जी बड़ा अच्छा हमने इंतज़ाम किया, आप आए यहाँ पे। लोग बस लोगों का ज़हन था कि नहीं यार नहीं करवाना। तो फिर ये बेचारे, इन्होंने तो नंबर शो करने थे, ये फिर निकल गए कि यार ताड़ी मेरे यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे अब बहुत बड़ा मसला है कि हमारे डाटा ही ठीक नहीं है, हम हाँ। किन चीज़ों पे फैसले करें। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंग्लैंड में पता है क्या हो रहा था, जब मुझे वो बच्चे का वो बनाना था नादरा का कार्ड ताकि उसका वीज़ा ना लेना पड़े, तो हम नादरा सर्च करें, वेबसाइट आ जाए, उस पर भरें और उसमें फ़ी वाली सिचुएशन तक बात चली जाए। मगर वो वेबसाइट में कुछ ग्लिचेस थे, फिर मैंने भी बड़ा बोला, पता चला कि वो फेक वेबसाइट थी और उसने अपना SEO इतना टाइट कराया हुआ था कि पहले वो आ रहा था और वो हमारे नाम पे $100 इकट्ठे किए जा रहा है, 100 पाउंड लिए जा रहा है। और नादरा को पता थी ये बात कि किसी और ने, तो ये बाकायदा मेंशन था कि जो दूसरे नंबर पे वेबसाइट आती है वो ओरिजिनल है। वो वाली ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऑफ लगी मुझे। मतलब यार ठीक है, हमारा मुल्क की वेबसाइटें ऑफ ही होती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऑफ है। और वो कहीं जाके फंस रही थी वेबसाइट। तो मैंने नेचुरली दोस्तों से पूछा यार वहाँ पे जो रहते हैं कि यार कौन क्या है, मुझे भर दो फॉर्म या क्या है। वो कह रहे नहीं ये वाली ओरिजिनल नहीं है, जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो ओरिजिनल है। ये तो यहाँ पे इतने सारे मसाइल हैं ना कि यहाँ पे चाहे कंप्लेंट पोर्टल हो, चाहे वो आपकी वापसी की जो पाकिस्तान में एंटर होते हुए आपने जिस साइट पे लॉगिन करना होता है और हाँ। सारी तफसीलात देनी है, वो कोई भी चीज़ हो, एक तो जब तक आप फॉर्म फिल करते हो टाइम आउट हो चुका होता है। हाँ, दूसरा उसमें जब होता है कि अटैच फलाना फलाना, वो जब आप अटैच करते हो तो कहते हैं कि नहीं अब इसका 2 MB से लेस वाला वर्जन लगाएं। हाँ, यहाँ पे इतने मसाइल हैं इस किस्म के कि मैं तो एक्चुअली प्रेफर करता हूँ कि यार मुझे बताओ कागज़ कितने जमा कराना। हाँ, तो ना करो, ई वाला काम ना करो। साइटें फंस जाती हैं, चीज़ें नहीं जारी होती। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी नादरा में, जब मैं वो बना रहा था उसका कौन सा कार्ड होता है यार बार वाला, नाइकॉप। नाइकॉप।
तो पैसे पहले दे दो, ठीक है। अमूमन क्या होता है, आप फॉर्म भर रहे हो, कोई डिस्क्रिपेंसी है किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो एक फ्लैग आ जाता है कि ये ओके कर दें फिर करेंगे, और पेमेंट हमेशा एंड में होती है। मैंने अमेरिका का भी वीज़ा जब लिया था, बहुत लंबा फॉर्म था, मुझे कोई 40 मिनट लग गए थे, क्योंकि वो एक एक चीज़ मांगते हैं आपसे, और एंड में आके बोला जी कि ये है, और वो पैसे लेते नहीं, वो कहते जी एलाइड बैंक की ये जमा करा दें, ये यहाँ पे सबमिट हो गई। ई वीज़ा मैंने टर्की का लिया था इसी तरह, तो वो एंड में आके पैसे, इधर था जी पैसे तो दे दें पहले ज़रा आप। और इस पे मैंने एक एप्लीकेशन ज़ाया कर चुका हूँ, क्योंकि वो फिर आगे जाके किसी चीज़ पे फंस गए थे, उसकी तस्वीर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब बच्चे को मैं कहाँ से स्टिल करूँ, वो हिले जाए, उसको रोक के तस्वीर लेनी थी, या तो उसकी आंखें नीचे हो गई या कुछ हो गया जी, वो एक्सेप्ट नहीं की, और फिर वो कोई मसला था, और फिर वो पैसे ज़ाया हुए। तो उनको पता है हमारी चीज़ चलनी नहीं है, तो पैसे तो पहले पकड़ लो, बाद में देखी जाएगी क्या कर रहा है। वो तो खैर मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, या क्योंकि होता होगा मुझे क्या पता, लेकिन मेरे साथ तो ये पिछले 2 सालों में शुरू हुआ है कि जो अब एडवांस इनकम टैक्स मांग लेते हैं। मैंने भी भरा है, हाँ, अभी भरा है मैंने, कि आपका पिछले साल इस क्वार्टर का इतना था, तो इस साल भी इतना ही होगा। हाँ। तो दे दे अभी। यार नहीं है इतना। अच्छा, ये assumption बड़ी मजे की है, पिछले साल इतने कमाए तो इस साल भी कमाई लिए होंगे, आ ही गए होंगे पैसे। मसला ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड ही ना होते, अगर आप टैक्स देते ही ना होते, हाँ, तो आपको नोटिस भी ना आता। हाँ, क्योंकि आप टैक्स देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जब उनको ये ख्याल आता है कि अच्छा पैसे चाहिए, मतलब चाहिए से मुराद है वो ज़ाहिर है सरकारी ख़जाने में ही जाने होंगे। हाँ, लेकिन किसको स्क्वीज़ करें जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है? हाँ, उसी की मार लो, जो दे रहा है प्रॉपर उसी को पकड़ लो पहले। इस पे वो आता है ना, बेनज़ीर का एक पुराना क्लिप, मरहुमा के, आई थिंक कोई प्रोग्राम है, वो बता रही होती है कि जी मैंने अपनी टैक्स मशीनरी को बोला कि जी टैक्स तो अगर सिर्फ 7 लाख लोग दे रहे हैं, तो उसमें 3.5 लाख तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सोर्स पे कट रहा है, तो 22 करोड़ में या 20 करोड़ में खाली इतने से क्यों दे रहे हैं? तो आप जाएं, देखें जिस घर में लैंड क्रूज़र खड़ी है, इतनी लैंड क्रूज़र्स घूम रही हैं, उसका डेटा तो होगा ना आपके पास, तो उनसे पकड़ें, वो जाते ही नहीं है। तो यार बहुत दिल दुखता है, क्योंकि मुझे पता है आई वांट टू कंट्रीब्यूट। अच्छा, जो हमारी यूट्यूब और फेसबुक की इनकम जो लोग समझते हैं जी करोड़ों में आ रही है हर महीने, जो कि काश, ठीक है, वो सोर्स पे कट जाते हैं। अच्छा, आते वो डॉलर है, वो डॉलर स्टेट बैंक रख लेता है, और फिर उस पर 1% काटता है, ठीक है, और हर महीने काटता है, वो अलग कट रहा है। बैंक फीस अलग होती है, बैंक फीस अलग होती है, ठीक है। एडवांस टैक्स भी ले लेते हैं, फिर जितनी भी प्रोडक्ट इंटीग्रेशन वगैरह होती हैं, जितनी भी हम ब्रांड्स का काम करते हैं, उसमें भी हम जनरेट करके देते हैं, तो वो साल का हम अच्छा खासा दे देते हैं, और फिर भी पाबंदी है कि फलानी बात आप नहीं कर सकते। हाँ। बात तो दूर की बात, मुझे पता है इन सब देने के बावजूद ना मुझे बेसिक सड़क भी, मैंने अगर सड़क पे मुझे खड्डे से नहीं सहने, तो फिर मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, जर्मन गाड़ी लेनी है, जो फिर खड्डे ही ना फील हो। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो मैं गार्ड रख लूँ, ठीक है। हर हेल्थ केयर मैं अपना प्राइवेटाइज कर लूँ, सब मैंने ही करना है। मुझे पैनाडोल भी नहीं देनी सरकार ने, उल्टा जब मुझे सरकार की ज़रूरत होगी सबसे पहले मैं भागूंगा कि यार कोई मसला हो गया, यार पुलिस तक ना जाए बात, यार इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। पुलिस पे गए तो लंबे ही गए, कोर्ट में ना जाए मसला। जो सरकार की बेसिक मशीनरी है, जो जिससे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं उसी से ही भाग रहा हूँ, उसको फीड करके, और एडवांस में फीड करके। अभी आज वीकेंड है, आप अभी निकल जाएं डिफेंस में, किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, आपको जगह ही नहीं मिलनी, ठीक है। बाहर आप गाड़ियाँ भी देख लें, शशके भी देख लें, लाइफस्टाइल भी देख लें, मगर वो लोग टैक्स नेट में ही नहीं है। यार सही है फिर वो लोग, हम ही फजूल फंसे हुए हैं। हाँ, ये तो एक सिंगर का नहीं आया था बीच में जी, 7 करोड़ टैक्स देना था उन्होंने, यानी अगर 7 करोड़ देना था, नाम ले लेता हूँ, आयमा बेग की बात कर रहा हूँ, खबर थी, खबर ही बोल रहा हूँ मैं, कोई अपने से तो नहीं पल्ले से बोल रहा, 7 करोड़ टैक्स देना था जो कि उन्होंने नहीं दिया, तो कमाया कितना होगा? सही है यार आयमा, माशाल्लाह यार, अल्लाह आपको और दे, दुआएं आपके लिए। मगर जो पुलिस वाली आपने बात की है ना, हाँ, वो तो मामला ये है कि वैसे तो खैर वो 1122 जो एक रेस्क्यू सर्विस है, उसकी भी इस तरह की खबर आई, आपने भी उस पर ज़रूर बोले होंगे किसी शो में, मैं भी काफ़ी तरह के लोग उसमें जो है ना फेक कॉल्स बहुत करते हैं। अच्छा, करते होंगे, और हमारी इस तरह की तबीयत है, हाँ, और वो नहीं करनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं ना कोई। हाँ।
दूसरा 1-5 जो पुलिस वाली है उस पे भी बहुत आती है कि जी इतने % कॉल्स ही गलत थी या इतने % जो दरखास्तें जमा हुई वही गलत थी। उस पे मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ। असल मसला ये है कि जो बंदा दरख्वास्त लेके आता है ना या कॉल करके कंप्लेंट करवाता है, ये उसको इतना तंग करते हैं कि वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ले और फिर ये कागज़ों में लिखते हैं कि जी वो बेसिकली दरख्वास्त गलत थी। क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि अक्यूज्ड को ड्रिल नहीं किया जाता, कंप्लेनेंट को ग्रिल किया जाता है। हाँ। तो और उसकी वजह ये है कि अगर अक्यूज्ड को ग्रिल करेंगे तो फिर ऑल द वे जाना पड़ेगा, एक पूरे केस बनाना पड़ेगा, प्रोसेस कागज भरने पड़ेगा, कचहरी भी जाना है। तो आप बेसिकली कंप्लेनेंट को घर भेज दो वापस। हाँ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में होता है, आपके घर का मामला है, घर में सॉर्ट कर लो, कत्ल हो जाओगी तो फिर हम आ जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने। अभी आप रोज पिट रही हो तो ठीक है, आपके घर का मामला है, फैमिली इशू है, हम नहीं देख सकते। तो पुलिस से तो वाकई बचना चाहिए इधर। एक मेरे कोवर्कर हुआ करते थे, मैं कोई 16-17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उनके घर हुई चोरी, वो लोग गए हुए थे शादी में, बहुत शरीफ आदमी थे। तो घर में चोरी हुई, आके देखा सामान खुला पड़ा, थाने चले गए। अब थाने वालों ने देख लिया ये तो बड़ा बोंगा सा लग रहा है, ठीक है ना। तो अगले दिन उनको घर आ गए पुलिस मोबाइल के, आए ज़रा बैठे, थाने चले। थाने गए, वहाँ कोई 4 खड़े किए थे, पहचाने। कह रहे क्या पहचानूँ मैं? कह रहे मेरे घर चोरी हुई है, डकैती नहीं हुई है, हम लोग घर पे नहीं थे। उस तरह ना भाई हर तीसरे चौथे दिन उनको उठा के आ जाए। उनको इतना तंग किया कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे के 50,000 रुपए दे के केस ही बंद करवा दिया। कह रहे ये पैसे रखो, केस ही बंद कर दो। ओके, इलाका सेफ है। ऊपर डीएसपी को रिपोर्ट गई कि जी क्राइम ही नहीं है कोई। यार सो फक्ड अप यार, बहुत ऑफ सीन है। हाँ, उधर भी वो अदालतों में भी ये होता है कि आप लगे रहते हो, कुछ लोग छोड़ जाते हैं हिम्मत, वो फिर नहीं परस्यू करते। हाँ, तो बाकी अगर आपने वो सिविल में या कोई आपने कंज्यूमर में या कोई बहुत डिटरमिन्ड आदमी है, हाँ, पेशियाँ भी नहीं मिस करता, हर तरह से वो प्रेशर बना के रखता है, केस भी बहुत सॉलिड है, पुराना ढमकाना, वो 1.5 साल में 2 साल में अगर उसके हक में भी फैसला आ गया तो उसके बाद फिर अपील चली जाएगी बड़ी अदालत पे। फिर 2-3 साल लगेंगे। तो ऑफ ही सीन है। जो बात बाहर आपस में बातचीत, हाँ, टेबल पे ही होनी है, एंड में बात टेबल पे ही होनी है। खैर चले अली, थैंक यू सो मच यार, इट वाज सो मच फन टू हैव यू ऑन। और जो बातें हम बंद कमरों में वैसी करते थे और इतनी एंटरटेनिंग होती, इतनी बार ऐसा होता था हम बात करते, आई यूज्ड टू विश कि यार यहाँ कैमरा होता, ये बहुत जगह गॉडेड था, बट यू वर जस्ट एज गुड एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और मैं असल में मसला ये है कि हम लोग हफ्ते के कोई 5 शोज़ करते हैं माशाल्लाह, तो मतलब आप भी मैं भी, और मुझे ये अब बड़ा खौफ होता है जब भी मैं कहीं जाता हूँ कि यार मेरे पास तो कहने के लिए कोई नई बात ही नहीं है। सारा कुछ तो कर दिया। तो लेकिन फिर भी आपने बुलाया और बड़ा मज़ा आया। है, नो प्लेजर इज़ माइन। और आप लोग भी अली आफ्ताब सईद का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो सपोर्ट हिम ऑन पेट्रियन, ताकि अली मज़े की माहौजारियाँ करते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। अली थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़।